स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो जन कल्याण पोर्टल है, जन कल्याण पोर्टल हम लोगों ने क्यों बनाया, हम उससे थोड़ा सा उसका जो बैकग्राउंड है कि हम जन कल्याण पोर्टल से पहले हम लोगों ने क्या प्लान किया था और फिर हम लोग जन कल्याण पोर्टल पर कैसे पहुंचे और आज की डेट में उसका क्या स्टेटस है, वो मैं वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने इनिशियली जब हम लोग यहाँ आए थे सीएमओ में, तो हम लोगों ने एक स्टेट डैशबोर्ड प्लान किया था कि एक स्टेट का ऐसा डैशबोर्ड होना चाहिए। स्टेट डैशबोर्ड जो होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के यूजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल सीएमओ के यूजर्स होने चाहिए, ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं वो सारे उनके यूजर्स होंगे, टॉप लेवल फंक्शनरीज उनके यूजर्स होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डिविजनल कलेक्टर्स, ये सारे उस डैशबोर्ड के यूजर्स होने चाहिए। ये ऐसा प्रपोज सिस्टम हम लोगों ने प्लान किया था। और उसमें जो डैशबोर्ड के कंटेंट्स है उसमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो मेन है, जो भी डिपार्टमेंट्स में प्रोजेक्ट चलते हैं वो सारे, फिर सीएमओ के जो डायरेक्शंस इशू होते हैं, यानी कि सीएमओ से लेटर्स वगैरह जाते हैं, तो स्टेट का जो डैशबोर्ड था उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स प्लान किए थे कि सीएमओ के यूजर्स होंगे, है ना, और ऑनरेबल मिनिस्टर्स और एमएलएज एंड एमपीज होंगे जिनको कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की एक्सेस होगी। टॉप लेवल फंक्शनरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस सर वगैरह होते हैं, उनको भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की एक्सेस होती है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजनल कमिश्नर्स होते हैं और कलेक्टर्स होते हैं। इस तरह से एन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं जिनका कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल होगा। ये हिरार्की नीचे अप टू दी ब्लॉक लेवल तक भी जा सकती है। तो ये हमने यूजर्स प्लान किए थे सिस्टम के, इस तरह के यूजर्स होंगे। और सिस्टम में जो डेटा होगा वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का होगा। अक्रॉस डिपार्टमेंट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स चलते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट्स होते हैं काफी, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, वाटर रिसोर्सेज, सभी डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सबकी मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड हो। सीएमओ से जो डायरेक्शंस इशू होते हैं उसमें मेनली वीआईपी लेटर्स वगैरह होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेटर्स डिपार्टमेंट को सीएमओ से लिखे जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड होना चाहिए। सीएमआईएस टास्क मींस बजट अनाउंसमेंट, सीएम अनाउंसमेंट, कैबिनेट डिसीजंस, जन घोषणा पत्र, वो सारे सीएमआईएस के अंदर आते हैं, उनका भी डैशबोर्ड होना चाहिए। ई सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करी जा रही हैं, जो ई मित्र के थ्रू प्रोवाइड करी जा रही हैं, एसएसओ पोर्टल के थ्रू करी जा रही हैं, डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स के थ्रू प्रोवाइड करी जा रही हैं, उनका भी डैशबोर्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन या पब्लिक ग्रीवेंसेज है उसका भी, डिपार्टमेंटल एमओयूज जितने साइन होते हैं उनका, या रिक्रूटमेंट जितने भी डिपार्टमेंट में चल रहे हैं उन सबका क्या स्टेटस है, या डिपार्टमेंटल अचीवमेंट्स और स्कीम्स जितनी भी चल रही हैं उन स्कीम्स की का क्या स्टेटस है, कितने बेनिफिशियरीज हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, और गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो इन सबको प्लान करके एक डैशबोर्ड बनाया गया था। उस डैशबोर्ड में जो मेन फीचर्स थे वो यहाँ लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं। तो अब जो हम लोग आगे जो हमें डैशबोर्ड जो बनाना है उसमें ये सारे फीचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि टैब ग्रिड में भी डेटा शो हो सकता है, ग्राफिकल भी शो हो सकता है। ऊपर इसमें एक सैंपल राइट साइड में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का दिखाया हुआ है, उसके ऊपर सारे आइकॉन्स बने हुए हैं और उन आइकॉन्स का डिस्क्रिप्शन लेफ्ट साइड में हमने लिखा हुआ है। फिल्टर्स होने चाहिए अलग अलग तरह के, एसएमएस और ईमेल हम उसी डैशबोर्ड के थ्रू ही कर पाए। ड्रिल डाउन होगा सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल पे, डैशबोर्ड प्रिंटेबल होना चाहिए और डिपार्टमेंटल पोर्टल्स पे वो रीडायरेक्ट भी होना चाहिए। तो इस तरह का डैशबोर्ड हमने प्लान किया था। उसमें कि 11 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रखे थे कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का एक सिस्टम होगा, उसमें सारे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और उनकी जो कंप्लीशन और उनका जो प्लान होगा वो पूरा का पूरा इसमें आना चाहिए। इसी तरह से सीएमओ डायरेक्शंस का टोटल कितने केसेस हैं, डिस्पोज पेंडिंग क्या है, सीएमआईएस टास्क, इसी तरह से ई सर्विसेज जितनी भी प्रोवाइड करी जा रही है, भले ई मित्र से हो कहीं किसी भी तरह से प्रोवाइड करी जा रही है। फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस का, पब्लिक ग्रीवेंसेस का,
डिपार्टमेंटल एमओयूज जो साइन करे जाते हैं, वेरियस एमओयूज, उनका क्या स्टेटस है, क्योंकि स्टेटस वाइज उनकी भी ट्रैकिंग रहेगी। और रिक्रूटमेंट का स्टेटस, क्योंकि रिक्रूटमेंट के भी काफी सारे स्टेटस होते हैं। डिपार्टमेंटल, इसी तरह से डिपार्टमेंटल अचीवमेंट्स है, तो डिपार्टमेंटल अचीवमेंट्स में अवार्ड्स, न्यू इनिशिएटिव, न्यू पॉलिसीज, स्टार्टअप स्कीम्स, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एंड इवेंट्स, उनके लिए भी एक डैशबोर्ड होना चाहिए। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जितने भी ले जा रहे हैं उनका भी ये इसमें स्पेशली जो हमने टर्म्स लिखी हैं वो जो डीओआईटी में हम लोगों ने देखा है वही उन्हीं टर्म्स को लिखा है, बट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जब सारा डेटा आता है तो सब आता है इसमें। फिर ये स्कीम्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, उनकी एप्लीकेशन कितनी आई, बेनिफिशियरीज कितने हैं, डिस्पोज, पेंडिंग, रिजेक्ट क्या हुआ। तो ये इनिशियली हमने डैशबोर्ड प्लान किया था कि इस तरह का एक स्टेट का डैशबोर्ड होना चाहिए अक्रॉस द स्टेट और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के यूजर्स के लिए, और उनके सबके बेसिस पे हम डिपार्टमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग कर सकें। तो उसमें रैंकिंग के पैरामीटर्स हम डिफाइन कर सकें और उनकी रैंकिंग की जा सके। तो जब हम लोगों ने ये सारा देखा तब हमें ये पता चला कि इस तरह के पहले इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जिन सॉफ्टवेयर से ये सारा डेटा आएगा, वो पहले तो उन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो जब उस तरह के सॉफ्टवेयर बनेंगे उसके बाद हम इस तरह का डैशबोर्ड बना सकते हैं। क्योंकि या तो कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि सारी की सारी गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स अवेलेबल हो, उसी के बाद स्कीम का इस तरह से डैशबोर्ड आ सकता है, या सर्विसेज अवेलेबल हो सारी, उनका सर्विसेज का अवेलेबल होंगी तो डैशबोर्ड आएगा, या प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग, एमओयूज, ये जितनी भी सारी 11 टर्म्स थी, उन सबके लिए पहले एक बैकएंड का सिस्टम होना चाहिए जो कि अक्रॉस डिपार्टमेंट चले, और उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड जनरेट होगा। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ये वाला हमने 3 साल पहले नोटशीट पे अप्रूव कराया था कि हम एक ऐसा स्टेट का डैशबोर्ड बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जन कल्याण पोर्टल बनाना स्टार्ट करा। ये जन कल्याण पोर्टल है। हमने इन सारे फीचर्स, जितने भी जो सारे हमने 11 फीचर्स देखे, उन सबके लिए हमने इसमें ट्रांजैक्शन स्क्रीन्स बनाए और अक्रॉस डिपार्टमेंट्स उनकी सबकी ट्रेनिंग्स कराई। बार बार ट्रेनिंग्स कराने के बाद उन लोगों ने इसमें डेटा फीड किया, और डेटा फीड कर अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसमें हर तरह के ट्रांजैक्शन का स्कोप है, और सिस्टम डायनेमिक है, हम जितनी मर्जी चीजें इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग उस स्टेज पे हैं कि हम इसका डैशबोर्ड भी इस सिस्टम के थ्रू बना सकते हैं। अदरवाइज पहले जो था, डिपार्टमेंट की ढेर सारी सर्विसेज, उन सर्विसेज को कंज्यूम करके डैशबोर्ड बनाना बहुत टेढ़ा काम था, बहुत डिफिकल्ट टास्क था। अब वो सारा का सारा डेटा एक जगह कंपाइल हो गया इस पोर्टल में। अब मैं इसमें पहले कुछ मास्टर्स हैं, वो 3-4 मास्टर्स है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि मास्टर से आपको कनेक्ट रहेगा कि सिस्टम किस तरह का है, क्योंकि हम सारे टेक्निकल पर्सन है इसलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ हमने एडमिन डिपार्टमेंट्स बनाए, एडमिन डिपार्टमेंट के अंडर में हमने डिपार्टमेंट्स बनाए। तो ये डिपार्टमेंट मास्टर का हमारा स्क्रीन है, नॉर्मल स्क्रीन है डिपार्टमेंट मास्टर का। हमने इसमें ये कोशिश की है कि किसी भी डिपार्टमेंट को, या जो भी डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट इस पोर्टल में काम कर रहा है, उसको उसमें उनकी रिक्वायरमेंट जो भी है वो सारी सॉफ्टवेयर खुद मीट आउट करे, और उनकी कम से कम इंटरेक्शन हो। जो डेवलपमेंट टीम के हमारे जो चेंजेस हैं वो सब डेवलपमेंट टीम पे कम से कम चेंजेस करने पड़े। तो हर जगह की वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में मेंटेन करी गई है। तो जैसे ये डिपार्टमेंट मास्टर है, इसमें नॉर्मल ये सारी फील्ड्स हैं। इसमें हमने डिपार्टमेंट के मास्टर में, क्योंकि इसके बाद जब पोर्टल बनाया तब फिर ये लगा कि इस पोर्टल से बाकी सारे डिपार्टमेंट ने ये सारे 11 पैरामीटर्स का डेटा इसमें फीड कर दिया, तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट, डिपार्टमेंट के सेक्टोरल पोर्टल सब इसी से जनरेट हो जाए। तो उस लेवल तक का इस सिस्टम को बनाया गया है कि डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट और डिपार्टमेंट के जो सेक्टोरल पोर्टल है वो भी इसी से जनरेट हों। तो ये मास्टर स्क्रीन है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हम मास्टर में ही डिफाइन कर देते हैं कि डिपार्टमेंट का स्टेट मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे उनकी फोटोग्राफ वगैरह आ जाती है। और ये बाकी सारी इसमें फीस दी हुई है, उसके एडमिन डिपार्टमेंट कौन है, उसके और स्टेट सेक्टोरल पोर्टल, वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो किस सेक्टोरल पोर्टल के अंदर आएगा, उस तरह की इंफॉर्मेशन ने यहाँ मास्टर में डाली है। एक और हमारा मास्टर है, ये तो मेन डिपार्टमेंट मास्टर है, एक है जनरल कैटेगरी मास्टर। इस मास्टर से हमें ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक एडिट किया, इस स्क्रीन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये मास्टर स्क्रीन है, इसमें हमने सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैटेगरीज बनाई है। इसमें हमारी लगभग 70 कैटेगरीज हैं,
वो सारी कैटेगरीज, वो 70 जो भी वेबसाइट या वेब पोर्टल पे जो फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को हमने एक एज ए कैटेगरी सिस्टम में डाल दिया, और उनके जो स्क्रीन बनेंगे वो भी डायनेमिक स्क्रीन बनते हैं। उन सारे स्क्रीन पे कौन कौन सी फील्ड विजिबल होगी और उन सबके कैप्शंस भी क्या होंगे, वो सब हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में कैटेगरी वाइज स्क्रीन चेंज हो जाता है, उसके लेबल्स चेंज हो जाते हैं, उसमें लेबल्स जो है शो और हाइड हो जाते हैं। उस तरह का हमने बनाया कि किस किस इंफॉर्मेशन को हमें शो करना है, किस फील्ड को हाइड करना है, वो यूजर पे डिपेंड करता है। आप किसी भी कैटेगरी में किसी भी तरह की ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। तो इसमें हमने 70 कैटेगरीज बनाई है। हमारे जो पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शन फॉर्म है जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे सारा सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये जनरल कैटेगरी वाला स्क्रीन। इसमें हमने यहाँ ये सारी फील्ड्स डिफाइन की हुई है, और हमने जब भी कोई मास्टर डिफाइन किया है तो हमने ये स्पेसिफाई किया उसमें कि ये जो पर्टिकुलर मास्टर है एप्लीकेबल टू ऑल डिपार्टमेंट्स है, या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए है, या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो जैसे ये पर्टिकुलर कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट करी, वो कैटेगरी अगर हमें सिर्फ 3 या 4 डिपार्टमेंट्स को ही मार्क करनी होती है तो हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। इसमें हमने ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह के मास्टर्स हमने डिजाइन किए हैं कि आप कोई भी कैटेगरी मास्टर, कोई भी सब कैटेगरी जो भी हम डिफाइन करेंगे सिस्टम में, तो वो फीचर किस किस डिपार्टमेंट को मिलेगा, किस डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा, वो कस्टमाइजेबल है। उसमें कौन कौन सी फील्ड्स डिस्प्ले होंगी और उन फील्ड्स के लेबल्स क्या होंगे, वो भी कस्टमाइजेबल है। और नेक्स्ट इसमें हमने ये एक मास्टर स्क्रीन था। फिर इसके बाद हमने डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट्स को परमिशन दी हुई है कि डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट्स अपनी सारी इंफॉर्मेशन को खुद अपडेट कर सके। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये होम डिपार्टमेंट है, अगर हम इसमें एडिट करते हैं, इसमें बेसिक फील्ड्स बनाई हुई, गलत डिपार्टमेंट वेबसाइट डिटेल, ये डिपार्टमेंट वेबसाइट डिटेल हमारा मास्टर स्क्रीन है। हमने ये एक ओपन किया। अगर जब हम इसे एडिट करते हैं तो इसमें हमने यहाँ सारी डिपार्टमेंट का ये जो वेब पोर्टल होगा उसका नोडल ऑफिसर कौन होगा, वेबसाइट का नोडल ऑफिसर क्या है, उसके नाम, मोबाइल नंबर, उस वेबसाइट के फेसबुक, ट्विटर, यूआरएल, जितने भी यूआरएल्स हैं वो सारे सब क्या हैं उसमें, और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में है। तो ये कस्टमाइजेबल है। अगर हम इस सिस्टम के थ्रू कोई पोर्टल जनरेट करते हैं तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये बोथ लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में है, हिंदी में, वो भी हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसकी डेटा एंट्री का काम कंप्लीट हो चुका है या स्टिल पेंडिंग है, वो हम यहाँ से इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। आपकी जो वेबसाइट सिस्टम के थ्रू जनरेट होती है, वो उसकी फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, उसकी कलर थीम क्या होगा, वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। और उसका अगर सेक्टोरल पोर्टल होगा, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी सेक्टोरल पोर्टल में जाएगी तो उसकी सेक्टोरल पोर्टल में उस डिपार्टमेंट की किस तरह से इमेज बनेगी और उसका एड्रेस और डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये सारा सब डिपार्टमेंट को परमिशन दी हुई, डिपार्टमेंट खुद अपडेट कर सकता है इन सारी इंफॉर्मेशन को। डिपार्टमेंट मास्टर नहीं, डिपार्टमेंट मास्टर सेंट्रलाइज है। उसके बाद उसकी जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट अपडेट कर सकता है ना। तो इससे जनरेटेड जो वेबसाइट है, मैं आपको एक बार एक वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट इस पोर्टल के थ्रू जनरेट की गई है। अगर जब हम बात कर रहे हैं, ये जो सारे ऑप्शंस हैं, इसमें जो मेन्यू ऑप्शन डिफाइन करने का, कस्टमाइज करने का, सारा ऑप्शन डिपार्टमेंट के हमने खुद को दे रखा है। तो जो हमने बताया था कि ये मिनिस्टर की फोटो और ये सारे फोटोज डिपार्टमेंट खुद चेंज कर सकता है, बिकॉज यहाँ जब हम उसके पास प्रोफाइल है, यहाँ हमने उसे ऑप्शन दे रखा है, आप बता दो कि आपके स्टेट मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, उसके अकॉर्डिंग वो वेबसाइट पर चेंज हो जाते हैं। क्योंकि एक एमएलए मास्टर बना हुआ है, उसमें 200 एमएलए के नाम पता, फोटोग्राफ उसकी सब डली हुई है। तो वही सेंट्रलाइज सिस्टम से वो सारा का सारा विजिबल हो जाता है इस पोर्टल में। तो ये जो सारे ऑप्शंस है ये यूजर डिफाइंड है और यूजर खुद डिफाइन कर सकता है। इसके बाद इसमें जैसे ये प्रेस रिलीज आ रही है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये सारा सब इसी सिस्टम के थ्रू आ रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये पोर्टल इसी से ही जनरेट ऑटो जनरेट हुआ है, कहीं इस तरह से नहीं है कि कहीं होस्टिंग की हुई है। हम यहाँ से अगर किसी और डिपार्टमेंट पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ से सपोज हमने आर्ट एंड कल्चर पे भी क्लिक करा, तो आर्ट एंड कल्चर की जो वेबसाइट सिस्टम के थ्रू जनरेट होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो ये ऐसा हमने क्यों किया वो हम आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये सारी वेबसाइट के सारे सेक्शन सब कुछ इसमें ऑटो जनरेट हो रहे हैं। तो ये हमारा इसका एक मास्टर स्क्रीन था जिसमें जो कि डिपार्टमेंट को एक्सेस दिया हुआ है, फॉन्ट वगैरह का सारा, और सेक्टोरल पोर्टल्स का भी। नेक्स्ट हमने इसमें असेट मास्टर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि जो ऑलरेडी वेबसाइट चल रही है उनमें एक असेट मास्टर के नाम से एक ऑप्शन बना हुआ है, जिसमें डिपार्टमेंट अपनी
जितनी भी फोटोग्राफ्स है और पीडीएफ फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे सब सेव कर सकता है, जिनको कि वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अगर काम में लेना चाहे तो काम में ले सकते हैं उसको। तो ये इसके मास्टर स्क्रीन थे। अब जो ट्रांजेक्शन स्क्रीन है, ट्रांजेक्शन स्क्रीन में हमारा ये एक स्क्रीन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमने ढेर सारी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, और जनरली हम बाकी क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इंप्लीमेंट है तो डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कैटेगरी सारी बनी हुई है। एज पर रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज इसमें क्रिएट कर देते हैं। जब कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो डेटा है वो एज ए डेटा की फॉर्म में होगा, एज ए पीडीएफ होगा, या उसको किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है। तो इसलिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में पीडीएफ भी लिखा हुआ है, डेटा भी लिखा हुआ है और यूआरएल भी लिखा हुआ है। तो जब हम इसकी डेटा एंट्री करते हैं यहाँ स्क्रीन से, तो यहाँ हमारे पास ये कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद, कॉन्टैक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग हमारा स्क्रीन चेंज हो जाता है कि अगर हमने यूआरएल स्पेसिफिक है तो यूआरएल रहेगा, पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ होगा, और डेटा करेंगे तो फिर वो हमारा डेटा एंट्री का स्क्रीन रहेगा जिसमें कि सारी कंप्लीट डेटा सिस्टम में एंटर करना होगा। तो इस तरह से ये कॉन्टैक्ट डिटेल का स्क्रीन है। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ बिकॉज ये बेसिक स्क्रीन है, आप सबको सारी चीज़ें आइडिया है इसमें किस तरह का स्क्रीन होता है, किस तरह का स्क्रीन होता है। हाँ, इसी तरह से ये सेकंड हमने डिपार्टमेंट प्रोफाइल के नाम से एक और स्क्रीन बना रखा है, ट्रांजैक्शन। इसमें जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा मेन डेटा एंट्री स्क्रीन है। तो हमने सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है कि जितनी भी वेबसाइट है उन पे जो डेटा है वो दो ही तरह का डेटा हो सकता है, या तो सिंगल एंट्री होगी उस पर्टिकुलर में, या फिर मल्टीपल एंट्रीज होंगी। अगर किसी ट्रांजैक्शन में सिंगल एंट्री है, फॉर एग्जांपल अबाउट अस सिर्फ एक सिंगल एंट्री है बिकॉज में अबाउट अस में एक ही एंट्री आएगी, या सपोज टूरिस्ट प्लेसेस है तो वो मल्टीपल एंट्रीज होंगी इसमें। तो हमने क्लासिफाई किया हुआ है कि सिंगल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री है। तो सिंगल एंट्री का हमने एक स्क्रीन बनाया हुआ है जिससे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में एंटर हो जाती है, और इसी तरह से हमने मल्टीपल एंट्रीज का भी एक स्क्रीन बनाया हुआ है। अगर किसी में मल्टीपल एंट्रीज हैं तो वो मल्टीपल एंट्री वाले स्क्रीन से सिस्टम में हम एंट्री कर देते हैं। तो जो डेटा एंट्री का जो स्क्रीन है हमने उनमें सब में एडिटर भी दिया हुआ है कि अगर सपोज आपको अबाउट अस में लिखना है तो आप एडिटर में टेबल वगैरह भी डाल सकते हैं, सारा काम जो भी करना चाहें वैसे आप कर सकते हो। इसी तरह से मल्टीपल एंट्रीज के केस में भी सेम लॉजिक है, सिर्फ उसमें ये क्लासीफाई और कैटेगरीज वगैरह सब चेंज हो जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा स्कीम्स का स्क्रीन है। जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम्स इस सिस्टम में एंटर्ड है। 472 स्कीम्स इस सिस्टम में एंटर्ड है, और हर स्कीम के मोर देन 100 पैरामीटर्स हैं। उन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे वो स्कीम सिस्टम में अपडेट की हुई है डिपार्टमेंट्स ने। तो जो ये आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं 6 टैब्स बने हुए हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस 6 टैब्स में स्प्लिट की है कि उसकी स्कीम की डिटेल क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन की डिटेल्स क्या है, उसके लिए कौन एलिजिबल है, हाउ टू अप्लाई, व्हाट बेनिफिशियरी विल गेट, स्कीम सर्विस रिलेटेड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सारी स्कीम्स की यहाँ सिस्टम में अपडेटेड है ना। उसका पूरा पीछे नीचे पूरा उसका टैब के अकॉर्डिंग डेटा एंट्री स्क्रीन वगैरह बना हुआ है, वो सब पे क्लिक कर करके उसकी इंफॉर्मेशन हम आगे फिलअप कर सकते हैं। फिर स्कीम, क्योंकि हमारे जो डैशबोर्ड बनाना था स्कीम उसका एक मेन कंपोनेंट है, तो हमने स्कीम के लिए मॉनिटरिंग पैरामीटर्स डिफाइन करने का ऑप्शन डाला हुआ है कि अब स्कीम डिपार्टमेंट चाहे तो हर स्कीम के मॉनिटरिंग पैरामीटर्स डिपार्टमेंट खुद डिसाइड कर सकता है कि एक पर्टिकुलर स्कीम के मॉनिटरिंग पैरामीटर्स क्या होंगे। तो डिपार्टमेंट खुद उसके मॉनिटरिंग पैरामीटर्स सिस्टम में डिफाइन कर सकता है, उसके नेम वाइज वो डिफाइन कर सकते हैं किस तरह के वो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स होंगे। और मॉनिटरिंग पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद उसका जो मंथली अचीवमेंट है वो भी डिपार्टमेंट सिस्टम में एंटर कर सकता है कि उस स्कीम के मंथली अचीवमेंट क्या रहा, किस स्कीम की क्या प्रोग्रेस है, वो यहाँ सिस्टम में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर स्कीम्स की अगर किसी को फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, कुछ वीडियोस, फोटोज कुछ और ऐड करना है स्कीम का तो वो सिस्टम में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी स्कीम्स का जो डेटा डलता है सिस्टम में वो डिपार्टमेंट की वेब, जैसे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हमने ओपन किया हुआ था, उनके 22 स्कीम्स है। तो ये जो सारी स्कीम्स उनकी आ रही हैं, इस स्कीम में अगर हम किसी भी स्कीम पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ विजिबल होती है कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी ये वाला ये पर्टिकुलर स्कीम है, इस स्कीम के लिए इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स क्या है उसके लिए कौन एलिजिबल है, हाउ टू अप्लाई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमने बैकएंड में डाला था। उसके अलावा उसकी फोटोग्राफ, वीडियोस, कॉन्टैक्ट डिटेल, नोडल ऑफिसर की डिटेल्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या रहे उस स्कीम के, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ विजिबल हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन
ये एक पर्टिकुलर जो स्कीम क्रिएट होती है और उसकी फोटोज और वीडियोस का जो ऑप्शन है वहां से अपडेट हो जाती है। इसके बाद जो हमने स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एक और नया स्क्रीन बनाया है, उस इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस में नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, उसका जो फिजिकल एंड फाइनेंशियल जो प्रोग्रेस है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस स्कीम की एंटर करने के लिए हमने एक नया स्क्रीन बनाया है जिसमें कोई भी डिपार्टमेंट अपने फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस सिस्टम में फीड कर सकता है, किसी भी स्कीम की भी कर सकता है और सर्विसेज की भी कर सकता है। जब हम यहाँ स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो स्कीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप उसका जो डेटा है, बेनिफिशरीज का डेटा, वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है, ब्लॉक वाइज है या तहसील वाइज है। ये भी स्कीम टू स्कीम वेरी करता है कि वो किस तरह से होगा। ब्लॉक वाइज भी हो सकता है, तहसील वाइज भी हो सकता है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी हो सकता है। अगर हम उसे ब्लॉक वाइज सेट करके कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो नीचे यहाँ पूरा का पूरा उसके ब्लॉक्स वाइज डेटा आ जाता है जिसमें उसकी फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस डिपार्टमेंट को एंटर करनी होती है। तो ये स्कीम इंप्लीमेंटेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि डिपार्टमेंट अपने स्कीम्स की और सर्विसेज की, अगर सर्विसेज भी हैं तो सर्विसेज का इंप्लीमेंटेशन स्टेटस भी यहां से फीड कर सकते हैं डिपार्टमेंट। ये एक और इसमें सिस्टम में ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद डिपार्टमेंटल अचीवमेंट्स का सिस्टम में ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि अगर डिपार्टमेंट चाहे तो डिपार्टमेंट के जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो सारे अचीवमेंट्स का कंपाइलेशन भी यहाँ से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हमने कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया तो उसके बाद ये जो कैटेगरीज बनी हुई है, तो अचीवमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 7 डिफरेंट कैटेगरीज में किया हुआ है। इनॉग्रेशन, शिलान्यास, शुभारंभ क्या रहा, अवार्ड कितने रहे, कोविड मैनेजमेंट में क्या किया, SC/ST के लिए इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वो सारे सब भी सिस्टम में डिपार्टमेंट फीड कर सकता है। तो ये डिपार्टमेंट अचीवमेंट्स का ऑप्शन है। इसी तरह से हमने MOUs का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर डिपार्टमेंट के कोई MOU साइन हुए हैं, MOU अगर डिपार्टमेंट ने कोई साइन किया है किसी भी डिपार्टमेंट से कहीं भी, तो उस MOU की पूरी डिटेल भी सिस्टम में कैप्चर की जा सकती है। तो उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कितनी कॉस्ट आएगी, सारा प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या रहेंगी, उसके डिफरेंट जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो सारी फील्ड्स हमने सिस्टम में दी हुई है। तो इन सब इसकी भी सब हमने इन सारे मॉड्यूल्स के डिपार्टमेंट्स को ट्रेनिंग भी करा रखी है ताकि डिपार्टमेंट सिस्टम को में अपडेट कर सके। तो ये एक और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्रेस रिलीज का। प्रेस रिलीज में जो एंट्री करने का ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ अभी DIPR को ही दिया हुआ है। DIPR हेड ऑफिस और DIPR के जितने भी PROs हैं वो इस सेक्शन में एंट्री करते हैं। जब इस पे कोई भी प्रेस रिलीज एंटर की जाती है तो उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि ये कौन प्रेस रिलीज है, किस कैटेगरी और सब कैटेगरी की है, हम यहाँ से इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं उसमें। और उसके बाद वो बताता है कि ये प्रेस रिलीज किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रेस रिलीज 4 डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और अगर वो प्रेस रिलीज मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है तो वो यहाँ ऐसे मार्क कर देते हैं कि ये मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और मल्टीपल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और VIP कैटेगरी में सपोज वो उन्होंने मार्क कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर्स, और कैबिनेट मिनिस्टर्स में वो इन सब से कनेक्टेड है, इन सब सारे मिनिस्टर्स से रिलेटेड वो है। तो इस स्क्रीन का जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि जो हम यहाँ वेबसाइट देख रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर की वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये जो ऊपर प्रेस रिलीजेस का सेक्शन बना हुआ है तो वो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट अगर वहां सेलेक्ट किया गया है तो वो आर्ट एंड कल्चर की वेबसाइट पे भी वो प्रेस रिलीज विजिबल हो जाती है। ये सारे डिपार्टमेंट जो सेलेक्ट किएंगे उन सारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी वो प्रेस रिलीज अपडेट हो जाएगी और जितने भी डिपार्टमेंट हमने स्पेसिफाई किए उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे भी वो वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे भी प्रेस रिलीज सेक्शन में वो प्रेस रिलीज चली जाएगी। और जो हम सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो वेबसाइट बना रहे हैं उन कैबिनेट मिनिस्टर्स की वेबसाइट पे भी वो प्रेस रिलीज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी एक ही सिंगल एंट्री करने से। और अब जब इसमें जो ये हमने कैटेगरी स्पेसिफाई की है, अगर हम यहाँ किसी वेबसाइट में यहाँ देखेंगे तो यहाँ नीचे मेंशन हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है कि आप देखेंगे ये इनॉग्रेशन सेक्शन में ये 3 फोटोग्राफ और ये प्रोग्राम की डिटेल आ रही है। ये भी प्रेस रिलीज सेक्शन से ही आता है क्योंकि जब प्रेस रिलीज सेलेक्ट किया था तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया होगा इनॉग्रेशन। तो जब हम यहाँ इनॉग्रेशन सेलेक्ट कर देते हैं तो वो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इनॉग्रेशन सेक्शन में वो विजिबल हो जाता है। तो पूरे सिस्टम का ये ऑब्जेक्टिव है कि सेंट्रलाइज एक जगह से एंट्री हो और मल्टीपल लोकेशंस पे, मल्टीपल जगह पे वो सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जा सके।
तो ये इसमें एक प्रेस रिलीज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके थ्रू प्रेस रिलीज एंटर होती है। इसी तरह से हमने यहाँ एक टेंडर का भी ऑप्शन बनाया हुआ है कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे टेंडर की इंफॉर्मेशन भी रहती है, तो आप टेंडर भी यहाँ सिस्टम के थ्रू टेंडर जितने भी हैं वो सारे सब आप क्रिएट कर दोगे, या उसके कॉरिजेंडम अगर आपको डालना है तो वो वेबसाइट पे विजिबल हो जाएगा। तो ये जो हमने 8-10 ट्रांजेक्शन बताए, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांजेक्शन है। अभी तक जो बताया उसमें से किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा फास्ट में ही चल रहे बताया है, बिकॉज ये सारे ट्रांजेक्शन से आप लोग सब फैमिली ने अपने खूब सारी वेबसाइट है, वेब पोर्टल बनाए अपने सारे सब ने, तो एक एक फील्ड को एक आरओ नंबर एनआईटी नंबर बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ बेसिक है कि आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन है और एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कितनी जगह जा रहा है, वो किस तरह से वेबसाइट पर विजिबल होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ से इसमें सेट कर सकते हैं। तो हमने ये 10 ट्रांजेक्शन स्क्रीन बनाए, तो मैं आपको ये पेपर जो है, इस पेपर में हमने नोट करा हुआ है, ये हम आपके साथ सबके साथ शेयर कर देंगे। तो हमने आपको ये डैशबोर्ड की जो पीपीटी की थी उसके 7-8 पेजेस जो थे वो हमने दिखा दिए। ये कुछ मास्टर स्क्रीन्स हैं जो हमने आपको बताए। इसी तरह से ये ट्रांजेक्शन स्क्रीन थे, ये क्रिएट स्कीम वाला, डिपार्टमेंटल अचीवमेंट, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। फिर ये 2 और बचे हैं इसमें, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये भी मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी है, हर वेबसाइट पे एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन होता है। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है, स्टेट पॉलिसी, टेंडर, ऑर्डर, सर्कुलर, एक्ट्स एंड रूल्स, एनुअल रिपोर्ट, गाइडलाइंस, इस तरह के यहाँ हमने टोटल 19 कैटेगरीज बना रखी हैं, जिसके 19 कैटेगरीज में हम सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये अगर हम जन कल्याण पोर्टल में भी देखते हैं तो वहाँ होम पेज पे उसमें से 10 डिस्प्ले हो रहे हैं। ये जन कल्याण पोर्टल का होम पेज है। इस होम पेज में 10 कैटेगरीज का डेटा यहाँ वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है। बाकी सारा जो डेटा है, बाकी सारी जो कैटेगरीज है वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, तो वो सारे के सारे हमने जन कल्याण पोर्टल पर नहीं दिखाया, बट वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिबल करने के अकॉर्डिंग हमने ये कैटेगरीज बनाई हुई है। तो जैसे यहाँ हम ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ इसमें दूसरे एग्रीकल्चर निकाल, ये एम्प्लॉय रिलेटेड ऑर्डर से, तो हर तरह की कैटेगरी सब कैटेगरी बना रखी है हमने। मोर देन 400 सब कैटेगरीज बनाई है, 400 से ज्यादा हमने सब कैटेगरीज बनाई है, और वो 19 कैटेगरीज के अंडर में बनाई हुई है। तो उन सबको एंटर करने के लिए हमारा सिर्फ एक डेटा एंट्री का स्क्रीन है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को जब हम यहाँ से क्रिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन है कि आप डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट टाइप है। एक्ट्स एंड रूल्स है सपोज, और एक्ट्स एंड रूल्स में जितनी सब कैटेगरीज हैं वो सारी सब कैटेगरीज हम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको मास्टर बताते समय एक बार बताया था कि जब हम सब कैटेगरी या कैटेगरी बनाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये ऑप्शन मिलेगा और किस डिपार्टमेंट को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कई सारी ऐसी कैटेगरीज भी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की हैं, वो सारी कैटेगरीज हर डिपार्टमेंट को विजिबल ना हो, उस सब का ध्यान रखा गया है सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसमें ये भी, क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट का काम करना स्टार्ट करा तो पता लगा कि उनके डाइट के भी ऑफिस हैं, 33 डाइट ऑफिस हैं। तो हमने इसमें जो ऑफिस का भी एक ऑप्शन डाला हुआ है कि आप ऑफिस वाइज भी सारी एंट्रीज कर सकते हो सिस्टम में। तो ऑफिस का भी एक मास्टर बना हुआ है, ऑफिस वाइज भी सिस्टम के अंदर सारी एंट्रीज डिपार्टमेंट कर सकता है। तो उस ऑफिस की भी वेबसाइट सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटो जनरेट हो जाएगी। और एक जो प्रोजेक्ट्स का है स्क्रीन, एक और डेटा एंट्री स्क्रीन बना हुआ है प्रोजेक्ट्स का है, वो प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से है। तो गवर्नमेंट के जितने इस सिस्टम में अभी मोर देन 19,000 प्रोजेक्ट्स की एंट्री करी हुई है अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स जिस भी डिपार्टमेंट में चल रहे हैं उनकी सबकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सिस्टम में एंट्री करी हुई है। तो वो इस तरह का ये स्क्रीन है, उसमें यहाँ बेसिक जो फील्ड्स हैं, प्रोजेक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी वगैरह। उसके बाद उसमें ये है कि उसका स्टेटस, कि वो कंप्लीट, ये हमने 8 तरह के स्टेटस मेंटेन किए। कंप्लीटेड है, लोकार्पण हो गया, एमएलए ने, ऑनरेबल एमएलए ने रिक्वेस्ट करी है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है,
पेंडिंग फॉर इनॉग्रेशन है, उस तरह से कैटेगरीज बनी हुई है। और फिर उसकी फर्दर डिटेल से आगे कि वो उसकी कॉस्टिंग कितनी है, उसकी वर्क्स एंट्री, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो रूरल अर्बन है, और उसका एरिया कवर्ड क्या है, कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वार्ड नंबर क्या है, एमएलए लेड का पार्ट है या नहीं है, उस तरह के फील्ड से उसके सिस्टम में एंट्री हो जाती है। तो सारे प्रोजेक्ट्स, इसमें मोर देन 19,000 प्रोजेक्ट्स की एंट्री डिपार्टमेंट्स ने अभी तक करी है। तो ये इस डॉक्यूमेंट में से हमने यहां तक आपको बता दिया। इसके बीच में एक और है, चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो भी हम आपको बता देते हैं। चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेन ये 4 कंपोनेंट्स है। वो गुड गवर्नेंस सेक्शन में जन घोषणा पत्र, ऑनरेबल सीएम अनाउंसमेंट्स, कैबिनेट डिसीजंस एंड बजट अनाउंसमेंट्स, और इसके अलावा एक सीएम डायरेक्शंस और है, वो भी इसी का सिस्टम का ही पार्ट है। तो चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें इन सारे मॉड्यूल्स की एंट्री होती है, और डिपार्टमेंट उसमें हर मॉड्यूल का, हर एंट्री का स्टेटस अपडेट करता है। डीओआईटी का भी उसमें स्टेटस अपडेट होता है, लेकिन स्टेटस अपडेट होने के साथ उसकी और कोई फर्दर डिटेल सिस्टम में नहीं होती। सीएमआईएस में सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको रिमार्क लिखने का ऑप्शन है। आप उस कैटेगरी का, उस पर्टिकुलर एंट्री का सिर्फ रिमार्क सिस्टम में एंटर कर सकते हो, और रिमार्क्स एंटर करने के बाद आपको उसका स्टेटस डालना है कि वो कंप्लीट हो गया या पेंडिंग है या इन प्रोग्रेस है ना। तो बट जन कल्याण में हमने ये किया है कि आपने सपोज फॉर एग्जांपल इसमें यह है कि आपको 33 डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल क्लासरूम बनेंगे, ये एक बजट अनाउंसमेंट है। तो उस बजट अनाउंसमेंट में जब लिखा हुआ है कि 33, तो हमने उसको जन कल्याण पोर्टल से कनेक्ट कर दिया और अब डिपार्टमेंट के लिए हमने सिस्टम में मार्क कर दिया कि इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए डिपार्टमेंट को कम से कम 33 एंट्रीज तो सिस्टम में करनी ही चाहिए, क्योंकि जो 33 फिजिकल लोकेशन पे वर्क हो रहे हैं उन सारे वर्क्स की एंट्री सिस्टम में की जा सके। तो उसका हमने सिस्टम में प्रोविजन बनाया, और जिस तरह से यहाँ ये जब भी सपोज कोई ऑर्डर या सर्कुलर या जैसे ये वर्क्स एंट्री करी, डिपार्टमेंट ने जब ये प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट में एक उन्होंने एंट्री करी, तो डिपार्टमेंट को हमने इस तरह का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सीएमआईएस से कनेक्ट करा जा सके। तो ये आप यहाँ देखोगे कि ये सीएमआईएस के बजट अनाउंसमेंट मॉड्यूल का 19-20 के बजट अनाउंसमेंट जो था उसकी कंप्लायंस में ये किया गया है। तो हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स बने हुए हैं उन सब में ये मेंशन स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपकी पर्टिकुलर एंट्री वो किस बजट अनाउंसमेंट से या सीएम अनाउंसमेंट से या किस से कनेक्टेड है, वो आप सिस्टम में स्पेसिफाई कर सकते हैं, या किस मॉड्यूल से कनेक्टेड है। हम यहाँ मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो सीएम डायरेक्शन से कनेक्टेड है, तो यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड करके आप बता सकते हो कि क्योंकि ये सारा का सारा डेटा सीएमआईएस से आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा सीएमआईएस से आ रहा है। तो डिपार्टमेंट को हर एंट्री में ये बताना होता है कि आपको ये जो पर्टिकुलर एंट्री आप कर रहे हो, ऑर्डर या सर्कुलर जारी कर रहे हो, एक्ट्स एंड पॉलिसीज बना रहे हो, या सपोज आपने कोई एक वेब पोर्टल भी बनाई, वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया, तो वो वेब पोर्टल भी किसी बजट अनाउंसमेंट, सीएम अनाउंसमेंट या सीएमआईएस से कनेक्टेड है या नहीं है, वो हमने डिपार्टमेंट को प्रोविजन दे रखा है। इस तरह से यहाँ ये ऑप्शन बनाया हुआ है। तो अब जब डिपार्टमेंट इसमें सिस्टम में एंट्री करता तो डिपार्टमेंट के लिए ये ऐसे मैंडेटरी नहीं था कि वो सिस्टम में एंट्री करे। तो अब हमने इसके लिए एक ऑप्शन की बनाया कि सीएमआईएस को हमने जब जन कल्याण पोर्टल से कनेक्ट किया तो हमने इसमें ये रखा कि अगर डिपार्टमेंट ने जन कल्याण पोर्टल में सीएमआईएस की जो कंप्लायंसेस है उसकी एंट्री नहीं की, तो डिपार्टमेंट सीएमआईएस सॉफ्टवेयर में उसका स्टेटस चेंज नहीं कर पाएगा कभी भी। तो हमने वो लॉक लगा दिया सिस्टम में। तो सीएमआईएस सिस्टम में ये लॉक लगाया हुआ है कि अगर आपकी कोई बजट अनाउंसमेंट कंप्लीट हो गई तो आप उसको कंप्लीट मार्क नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी एंट्रीज जन कल्याण पोर्टल में नहीं डालोगे। तो उसके कारण से डिपार्टमेंट ने इसमें डालना स्टार्ट करा, और इसमें ये मोर देन 19,000 एंट्रीज है। क्योंकि हम यहाँ पर जब बजट आता है या कोई और अनाउंसमेंट होती है, कैबिनेट डिसीजन होता है, तो उसकी पूरी स्टडी करी जाती है, और उसकी स्टडी के बाद हम सिस्टम में ये मार्क कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होनी चाहिए। तो अगर हमने मार्क कर दिया कि इसके लिए 40 एंट्रीज होनी चाहिए सिस्टम में, तो जब तक डिपार्टमेंट 40 एंट्रीज को जन कल्याण पोर्टल में नहीं डालेगा तब तक वो सीएमआईएस में उसका स्टेटस कंप्लीट नहीं कर सकता, क्लोज नहीं कर सकता उसका स्टेटस। तो डिपार्टमेंट के लिए एक तरह से ये मैंडेटरी हो गया कि आपको जन कल्याण में जाके कंप्लायंसेस डालनी ही डालनी है। तो ये सीएमआईएस का
हमने बताया। इसके अलावा ये सारे फीचर जितने भी हमने अभी तक आपको बताए, वो सारे के सारे वो फीचर्स हैं जो डिपार्टमेंट यूज कर रहा है और डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंटेड है। उन सबका डेटा भी सिस्टम में डला हुआ है। तो अगर हम कंप्लायंस रिपोर्ट, ये इस तरह से CMIS की कंप्लायंस रिपोर्ट आती है। इसके रिपोर्ट के दो पार्ट हैं, एक तो वो जो कि टास्क कंप्लीट हो चुके और एक वो जो कि टास्क कंप्लीट नहीं हुए, इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ अब ये बताएगा कि आपके जितने सारे बजट अनाउंसमेंट है, कितनी कितनी एंट्रीज है और कितना आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी थी, डिपार्टमेंट ने कितनी एंट्रीज कर दी, किस डिपार्टमेंट की कितनी पेंडिंग है। तो वो सारा स्टेटस यहाँ से विजिबल हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो जितने कंप्लीट हो गए अभी तक 2763 एंट्रीज सिस्टम में कंप्लीट मार्क करी गई है। उसके अगेंस्ट में 9762 एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एंट्रीज था, उसमें से डिपार्टमेंट ने सिर्फ अभी 7603 किया है। बाकी एंट्रीज को उन्होंने अभी तक इसमें सिस्टम में एंटर नहीं किया। डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन है, वो यहाँ डबल क्लिक करके उसको पूरी डिटेल भी देख सकता है कि उन्होंने क्या एंटर करा है। क्योंकि इसमें जो हमने बताया 8-10 मॉड्यूल्स है जिनमें उसकी एंट्री होती है, तो उनमें से किसी भी मॉड्यूल के से उसको वो कनेक्ट कर सकता है। जिस भी मॉड्यूल से वो कनेक्ट करना चाहे तो वो कनेक्ट कर सकता है। ये जो कनेक्ट करने के का जो सिस्टम है, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी विजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अब ये देखो, आप ऑप्शन है बजट अनाउंसमेंट, कैबिनेट डिसीजन, जन घोषणा पत्र अनाउंसमेंट, स्कीम सर्विसेज, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए। ये सारे वो ऑप्शंस है जो अभी हमने डिस्कस किए। अगर हम बजट अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें बजट अनाउंसमेंट की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस ईयर में उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्या क्या बजट था। तो यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हो, ईयर वाइज उसका बाइफिकेशन आपको मिलेगा। ये सारा का सारा डेटा चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम से आ रहा है, उसके हमने जन कल्याण में दोबारा एंट्री नहीं करी है। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो यहाँ कंप्लायंसेस रिपोर्ट, अगर हम कंप्लायंसेस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि ये बजट अनाउंसमेंट की कंप्लायंसेस डिपार्टमेंट ने कितनी सिस्टम में एंटर की हुई हैं। ये अगर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी ओपन करके देखेंगे तो उसमें भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। और एग्रीकल्चर की नहीं, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट पे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं है कि उसका इस तरह से बाइफ्रिकेशन हो, इस तरह से उसका कैटेगराइजेशन हो। ये उसकी कंप्लायंसेस है जो कंप्लायंसेस सिस्टम में डली हुई है। तो अगर आप इस तरह से, और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ अटैच किया है तो वो भी यहाँ विजिबल है। इट मीन्स जो ट्रांसपेरेंसी जो है, उस ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा गया है कि जितनी भी जो भी सारा काम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। तो इस तरह से ये गुड गवर्नेंस सेक्शन बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ स्कीम सर्विसेज बनी हुई है, अचीवमेंट्स बने हुए हैं। जब हम अचीवमेंट में हमने बताया था कि 7 कैटेगरीज में डेटा एंटर होता है, तो ये डिपार्टमेंट ने ये 7 कैटेगरीज में डेटा इसमें सिस्टम में फीड किया है। और हम उसकी फर्दर डिटेल भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि उन्होंने इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स कैसे हैं। हम ये DOIT की वेबसाइट चला के DOIT की भी देख सकते हैं। यहाँ जब सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में यहाँ सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट आती है। ये DOIT एंड C का अगर हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ व्यू डिटेल करके हम देख सकते हैं। मेन्यू में, गुड गवर्नेंस मेन्यू में ये उस तरह से दिखेगा कि अगर DOIT की वेबसाइट जन कल्याण पोर्टल से बनती तो कैसी बनती, वो यहाँ विजिबल व्यू हो रहा है ना। उसमें ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स, प्रेस रिलीजेस आप देखोगे, ये 23 मई का ये प्रेस रिलीज ई मित्र केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। ये जो जितनी भी प्रेस रिलीज है ये सारी की सारी DIPR एंटर कर रहा है, और DIPR एंटर कर रहा है और बाकी सारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वो ऑटो जा रही है। इसी तरह से DOIT की एक स्कीम डली हुई है, 101 गवर्नमेंट सर्विसेज सिस्टम में डली हुई है। बाकी आप अचीवमेंट्स, गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव, बजट अनाउंसमेंट, ये सारा सब इस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्रोग्राम एंड वीडियोज हैं, ये जितने भी प्रोग्राम्स ऑनरेबल CM सर के, ऑनरेबल मिनिस्टर्स के सिस्टम में एंटर्ड है और उस डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक है, वो सारे के सारे यहाँ विजिबल हो जाते हैं। ये सारी एंट्रीज प्रेस रिलीज से आती हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स है, जो मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्ट्स एंड वर्क सेक्शन है। इनॉग्रेशन सेक्शन है, ये जितने भी इनॉग्रेशन हैं जो किए गए अब तक, वो सारे के सारे यहाँ इसमें ऑटो आ रहे हैं। ये सारा डेटा भी प्रेस रिलीज से ही आ रहा है। अवेयरनेस मटेरियल, पोस्टर्स, वीडियोस, ये सारी ये एंट्रीज भी DIPR करता है। जितने भी न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं
वो सारे एडवर्टाइजमेंट आज तक के जितने भी एडवर्टाइजमेंट में मोर देन 280 एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुए हैं, वो सारे इसमें कंपाइल किए गए हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वो विजिबल हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ गुड गवर्नेंस में बजट अनाउंसमेंट सेक्शन पे हमने जब क्लिक करा तो यहाँ ये दिखा देगा कि बजट अनाउंसमेंट DOAT की कौन कौन सी बजट अनाउंसमेंट्स है। और अगर हम कंप्लायंस पे क्लिक करेंगे तो वो कंप्लायंसेस भी दिखा देगा कि कौन कौन सी कंप्लायंसेस है। इसमें यहाँ अगर हम यहाँ इनॉग्रेशन सेक्शन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि DOAT के कितने कि कौन कौन से पोर्टल्स के क्या क्या इनॉग्रेशन किए गए, वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें है। तो ये CMIS कंप्लायंसेस था। इसके बाद 3 मेन फीचर हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर बने हुए, बट वो सिस्टम में अभी तक काम में नहीं लिए गए। हो सकता है उनसे रिलेटेड भी कभी कोई ना कोई सिस्टम किसी न किसी डिपार्टमेंट के पोर्टल में बना हो, इसलिए हम आपको वो वाला भी इसमें एक बार डेमो करके बता देते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल इसमें हमने बनाया जो हमारे स्टेट डैशबोर्ड का मेन पार्ट था कि हम KPIs डिफाइन कर दें, डिपार्टमेंट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज KPI डिफाइन कर दें, उनकी वैल्यूज डाल दें, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग की जा सके। बट ये मॉड्यूल अभी इसके अंदर यूज में नहीं आ रहा है। ये कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ KPI मास्टर बना रखा है, जिससे कि हम KPIs डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर मास्टर है, तो हम सिर्फ एक पैरामीटर मास्टर स्क्रीन ये भी बता रहे हैं कि अब यहाँ डिपार्टमेंट डिफाइन स्पेसिफाई कर दो कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की वो जो उसका फाइनेंशियल पैरामीटर की कैटेगरी क्या है आप डिफाइन कर सकते हो, उस KPI कैटेगरी के नाम आप डिफाइन कर सकते हो। फिजिकल पैरामीटर है तो फिजिकल पैरामीटर का नाम क्या होगा, अगर फाइनेंशियल पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर तो हम उसके नाम वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं इसमें। अगर ये किसी स्कीम से कनेक्टेड है तो हम स्कीम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस स्कीम से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो स्कीम आ जाएगी। तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो यहाँ और हम उसमें यहाँ बता सकते हैं कौन सी बेनिफिशियरी कैटेगरी है, और उसमें हमें उसके टोटल चाहिए, सब टोटल चाहिए या ईयर वाइज टोटल चाहिए बता सकते हैं। और वो जो पैरामीटर है वो पैरामीटर हमारे कंपाइलेशन में काम में आएगा या नहीं आएगा, या ई बुकलेट में या डिस्ट्रिक्ट पैरामीटर में इंक्लूड करना है या नहीं करना, और इस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए कोई वेब सर्विस भी है क्या, हम वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए कोई वेब सर्विस डिपार्टमेंट का कोई पोर्टल अगर है तो डिपार्टमेंट का पोर्टल जो है उस डिपार्टमेंट के पोर्टल से हम वेब सर्विस से भी उसका डेटा फैच कर सकते हैं। तो वेब सर्विस की पूरी डिटेल, उसका URL, उसका यूजर नेम, पासवर्ड हम यहाँ बता सकते हैं। ये जो पैरामीटर है टारगेट बेस्ड है या नहीं है, तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं टारगेट बेस्ड है या नहीं है, और उसका वेटेज कितना है। तो इन सारे पैरामीटर के बेसिस पे हम यहाँ उसके टारगेट्स की एंट्री कर सकते हैं और उसके मंथली प्रोग्रेस डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज प्रोग्रेस की सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, उसके बेसिस पे उसकी KPI से KPI के अकॉर्डिंग, उसका वेटेज के अकॉर्डिंग सिस्टम कैलकुलेट कर देगा कि कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा डिस्ट्रिक्ट की क्या परफॉर्मेंस है। तो ये एक मॉड्यूल है जो अभी सिस्टम में काम में नहीं आ रहा है। सेकेंड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जनरेशन का, जो अभी हमने आपको बताया कि इसमें 19 तरह के डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम हमने प्रोविजन किया हुआ है। सॉफ्टवेयर में ये भी प्रोविजन किया हुआ है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट भी किया जा सकता है। अभी तो इसमें बाय डिफॉल्ट वो जो PDF फाइल है, PDF फाइल डिपार्टमेंट इसमें PDF फाइल को अपलोड कर रहा है। अगर डिपार्टमेंट चाहे कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को हमें सिस्टम के थ्रू ही जनरेट करना है, आप एक बार अपन इमेजिन करके देखो, अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, कोई ऑर्डर या सर्कुलर इसमें से जनरेट होता है और उसमें 10 जनों को CC मार्क करी हुई है, तो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उन 10 जनों को ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही ईमेल कर दे, उसकी PDF फाइल बना दे और उसकी वेबसाइट पर अपलोड भी हो जाए। तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस सिस्टम में बना हुआ है, बट वो किसी भी डिपार्टमेंट ने अभी तक यूज नहीं किया है। वो मैं बता देता हूँ। इस तरह का उसका स्क्रीन है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए। उसके इश्यूअर की डिटेल्स क्या है, ऑर्डर की डिटेल्स, और अगर वो ऑर्डर भी जो जनरेट करने वो बजट अनाउंसमेंट, CM अनाउंसमेंट से कनेक्टेड है या नहीं है, हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एंड रेफरेंसेस हम यहाँ सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। उसके कंटेंट्स, लेटर के जो कंटेंट्स है, कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस कॉपीज है कंटेंट्स के साथ। नीचे है कि उसमें साइनिंग अथॉरिटी कौन है। कई बार ये इसमें जो सारे ऑर्डर्स में लिखा हुआ रहता है गवर्नर की आज्ञा से, उस तरह के सारे प्रोविजन किए हुए सिस्टम में, और सिग्नेचर उस पर किसके सिग्नेचर होंगे वो भी हम यहाँ सिस्टम में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसके डिजिटल सिग्नेचर यूज करके
लेटर वगैरह जनरेट हो जाएगा, उसकी कॉरस्पॉन्डेंस कॉपी किन किन को कॉरस्पॉन्डेंस कॉपी जाएगी, तो हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी कॉरस्पॉन्डेंस कॉपीज भी सिस्टम में बना सकते हैं। उसमें क्या रिमार्क होंगे, कौन कौन से अटैचमेंट होंगे, और वो सारे अटैचमेंट के साथ जो मेल जाएगी वो सारे अटैचमेंट और उनको लेके मेल चली जाएगी। उसका इसके पीछे इसका वर्क फ्लो सिस्टम बना हुआ है कि लेटर, तो वर्क फ्लो सिस्टम में एक पर्सन ने लेटर जनरेट किया, उसके बाद अप्रूविंग का प्रोसेस है, अप्रूव होने के बाद वो लेटर जनरेट होगा और सबको ऑटोमेटिक मेल वगैरह सारा सब चला जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हम सिस्टम के थ्रू इंग्लिश हिंदी में जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके भी पास भी किसी और इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक इसमें एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। जितने भी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट है, अभी मोर देन 230 वेबसाइट ऐसी है जिनपे की एक पॉपअप आता है। जब भी हम कोई वेबसाइट चलाते हैं तो एक पॉपअप आता है, वो पॉपअप भी जेसी पोर्टल के थ्रू ही आता है। जो ये पॉपअप आ रहा है, ये पॉपअप भी क्या है, 4 तरह के पॉपअप है। हर बार अलग अलग तरह का पॉपअप आता है, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको सेट कर देते हैं। अभी आप इसमें देखोगे, इसमें लेफ्ट साइड में 6 बटन्स आ रहे हैं और राइट साइड में ऑनरेबल सीएम सर का फेसबुक और ट्विटर के मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये उस तरह से है कि आप इसको फेसबुक और ट्विटर के मैसेजेस भी हम यहाँ ले सकते हैं और बटन्स भी ले सकते हैं। कई बार यहाँ सिर्फ एक इमेज ही आती है, कई बार एक इसमें यहाँ इमेज ही आती है, कई बार ऐसे भी होता है कि इमेज भी आएगी और ये बटन्स भी आएंगे। या कई बार हम डिपार्टमेंट के अचीवमेंट्स हैं, वो अचीवमेंट सेक्टर वाइज अचीवमेंट भी हम यहाँ डिस्प्ले करा देते हैं। हमारे 4-5 तरह के पॉपअप बना रखे हैं, इसका बैकएंड का सिस्टम बना हुआ है, वहां से ये कंट्रोल होता है। तो बट ये तो एक पार्ट है जो अभी यूज में आ रहा है, बट इसके पीछे इसका पूरा प्रोसेस वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम बना हुआ है कि आप एडवर्टाइजमेंट को सिस्टम में, जैसे DIPR के थ्रू कोई एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा तो उस एडवर्टाइजमेंट को हम रीडिजाइन कर सकते हैं प्लेटफॉर्म वाइज। जैसे यहाँ मास्टर्स में हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मार्क कर रखे हैं सिस्टम में। अगर हम यहाँ सब मार्क कर सकते हैं कि OIC संपर्क कौन है, OIC ईमेल कौन है, वेबसाइट्स कौन है, वीडियो वॉल्स के लिए कौन है, तो जितने सारे हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां हम एडवर्टाइजमेंट्स को पब्लिश कर सकते हैं, उनको सबको हम सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उनके ईमेल आईडीज वगैरह, मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे कोई एक एडवर्टाइजमेंट आएगा तो एडवर्टाइजमेंट आने के साथ साथ उस एडवर्टाइजमेंट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग रीडिजाइन का प्रोसेस है। उस एडवर्टाइजमेंट को आप रीडिजाइन कर लो और रीडिजाइन होने के बाद जब वो अप्रूव हो जाएगा, जो अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव करेंगे, तो कंसर्न OIC जो इसमें मार्क करे हुए उनको सबको ईमेल के थ्रू वो सारा का सारा चला जाएगा। और फिर जाने के बाद फिर वो उसको अपने कंसर्न पोर्टल वगैरह जहां भी उनको पब्लिश करना है वो कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस अभी यूज में नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही स्क्रीन काम में आ रहा है जिसके थ्रू हम ये पॉपअप्स को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये 3 पार्ट ये हैं। इसके अलावा जन कल्याण पोर्टल की मोबाइल ऐप्स भी है। तो मोबाइल ऐप में हमने जो ऑप्शन डाले हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं मोबाइल ऐप में। मोबाइल ऐप के थ्रू हम किसी भी तरह का कोई भी इवेंट, अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कंपटीशन कराना है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन कराना है, स्लोगन राइटिंग, पेंटिंग कंपटीशन कराना है, या कोई क्विज करानी है, तो वो सारा का सारा इस सिस्टम में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसके मोबाइल ऐप और इसके पोर्टल के थ्रू उसमें सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इसमें काफ़ी सारे 10-11 इवेंट्स हमने इसमें कराए हैं। ये जो सारे एप्लीकेशन में कितनी एप्लीकेशन चाहिए थी, कितनी वैलिड एप्लीकेशन थी, कितनी इनवैलिड एप्लीकेशन थी, ये उसकी एक समरी रिपोर्ट है। टोटल 12 कॉम्पिटिशन इस पोर्टल के थ्रू करे हैं। इसके मोबाइल ऐप के थ्रू 12 कॉम्पिटिशन अभी तक करे गए हैं। और इनको यहाँ इसमें ये सिस्टम में कॉन्फ़िगरेबल है। आप यहाँ इवेंट डिसाइड मार्क कर लो कि आप इवेंट यहाँ क्रिएट कर दो, तो इवेंट की जो स्टार्ट डेट और एंड डेट होगी उसके अकॉर्डिंग इवेंट मोबाइल ऐप पे विजिबल हो जाएगी, इवेंट मोबाइल ऐप पे भी विजिबल हो जाएगी और वेब पोर्टल पर भी विजिबल हो जाएगी। और अगर कोई डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट करेगा तो डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पर भी वो इवेंट विजिबल हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर वो सबमिशन होगा सारा। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जब इसमें आती हैं, ये सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं। यहाँ उसको देखने का भी पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि जितनी एप्लीकेशन आई उन सारी एप्लीकेशन को आप सिस्टम में देख सकते हो एप्लीकेशंस को। तो यहाँ जब हमने ये व्यू किया तो ये जिस भी पर्सन ने यहाँ अप्लाई किया था वो पूरी की पूरी डिटेल्स उसकी आ जाएगी, उसने क्या अप्लाई किया था वो सारा सब हम यहाँ सिस्टम के थ्रू देख सकते हैं और उसका प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं।
इसके अलावा जो इसका रिजल्ट होगा, कई बार डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उस रिजल्ट को उनको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो इवेंट के रिजल्ट को यहाँ सिस्टम में भी देख सकते हैं और उसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी फर्दर अगर उनको किसी चीज़ में काम में लेना है तो। ये रजिस्टर्ड यूजर्स हैं सिस्टम में, जो भी रोज मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं या पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये आज 24 का है, ये तो 24 का आप देखोगे 36 लोगों ने इसकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करा है या इसके पोर्टल के थ्रू इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये टोटल 36 लोग हैं जिसने इस पे रजिस्ट्रेशन किया है आज की डेट में जो किया हुआ है। हम यहाँ से स्पेसिफाई अलग अलग भी कर सकते हैं कि मोबाइल ऐप के थ्रू कितने लोगों ने किया और वेब पोर्टल के थ्रू कितने लोगों ने किया। तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि आज जो है 13 लोगों ने इसमें मोबाइल ऐप जितने भी लोगों ने डाउनलोड करी है, बट 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन भी किया है डाउनलोड करने के बाद। तो इस तरह के ये इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं मोबाइल ऐप के लिए। फिर इसमें एक डायनेमिक फॉर्म्स का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जब हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे थे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की, तो ये लगा कि कई सारे डिपार्टमेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको सिटीजन से कोई न किसी फॉर्म में डेटा फिल कराने की रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई फॉर्म उनको चाहिए होता है जो वो भरे। तो ये यहाँ आप देखोगे हमने यहाँ इसे ये टेस्टिंग के लिए इसमें हमने ये नॉमिनेशन फॉर्म बनाया है। ये इस तरह का नॉमिनेशन फॉर्म है। ये फॉर्म बैकएंड से डिजाइन हुआ है डायनेमिकली। हम किसी भी तरह का फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं जो कि वेबसाइट पर किसी भी मेन्यू से अटैच किया जा सकता है और उसके अंदर डेटा एंट्री करी जा सकती है। अगर उसमें कोई अटैचमेंट है आपको लेना है तो आप अटैचमेंट वगैरह भी ले सकते हो। उसमें किसी भी तरह का कंट्रोल लगा के आप उसका डायनेमिकली फॉर्म सिस्टम के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, जो कि बैक एंड के अंदर आ जाएगा। तो इसको जनरेट करने का भी बैक एंड में पूरा कंप्लीट सिस्टम बना हुआ है, जिसके थ्रू हम डायनेमिक फॉर्म जनरेट कर सकते हैं और उसको किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये डायनेमिक फॉर्म्स का सिस्टम है। इस फॉर्म के थ्रू हमने ये वाला फॉर्म जनरेट किया है। ये फॉर्म जो आ रहा है वो हमने इस सिस्टम के थ्रू जनरेट किया है। यहाँ हमारे पास डिफाइन करने के लिए ऑप्शन है सारे। आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट कर सकते हो। यहाँ एप्लीकेशन टाइप में जाके नया क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने 2 क्रिएट किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ इस सेकेंड फॉर्म को एडिट करता हूँ तो एडिट करने के बाद ये इसमें दिखाएगा कि ये यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। अगर हमने यहाँ 2 पे 3 पे और टिक करा तो ये 3 अटैचमेंट भी वहाँ फ्रंट एंड पे विजिबल हो जाएंगे। उनमें से किसी को मैंडेटरी बनाना है तो आप मैंडेटरी बना दो, तो वो डेटा एंट्री स्क्रीन पर मैंडेटरी बनेगा और उस सिटीजन को उसकी इन्फॉर्मेशन भरनी ही होगी। उसके अलावा आप डायनेमिक फील्ड्स ऐड कर सकते हो, जितनी मर्जी फील्ड। ये इसके अंदर यहाँ ये फील्ड्स हमने ऐड करी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें और नई फील्ड्स और ऐड करनी है तो आप यहाँ क्रिएट करके आप फील्ड्स में डिफाइन कर सकते हो सिस्टम में। फील्ड का क्या लेवल रहेगा, क्या टूल टिप टेक्स्ट रहेगा, उसका डिस्प्ले ऑर्डर क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या है, अगर डेट है, ड्रॉप डाउन है, टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट बॉक्स है, वो सब हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम जब ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया तो उसकी मास्टर वैल्यूज को डालने का भी ऑप्शन बनाया हुआ है। किस मास्टर वैल्यू से उसे आपको कनेक्ट करना है वो आप स्पेसिफाई कर दो, तो उस ड्रॉप डाउन में वो सारी मास्टर वैल्यूज आ जाएंगी और जो कि डायनेमिक फॉर्म में विजिबल हो जाएंगी। उसके अलावा उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए परसेंटेज में हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो उसका डेटा एंट्री स्क्रीन ऑटो जनरेट होगा। इसमें वैलिडेशंस का भी प्रोविजन किया गया है। अगर आपको कोई डेटा एंट्री स्क्रीन बनाना है, अगर सपोज आपको डेट का कोई एक फील्ड डालनी है तो हम उसके अंदर वैलिडेशन डिफाइन कर सकते हैं कि वो डेट किस डेट रेंज के बीच में होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा ये डायनेमिक फॉर्म बनता है। इसमें ये फॉर्म इस तरह से यहाँ सिस्टम में बना है। अब तक जो मैंने बताया उसमें से कोई भी पॉइंट कुछ पूछना हो या कोई, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा बचा है बस। क्योंकि फिर अपने जो ये हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, ये जो ऑर्डर निकला है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशन से जो आप वेबसाइट बना रहे हैं वो वेबसाइट पब्लिकली अवेलेबल है। उसका यूआरएल वगैरह वो कैसे डिफाइन? बिल्कुल। अभी जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट है वो इस सिस्टम के थ्रू ही जनरेट हुई है। उनका वो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर एक ही सर्वर पर डली हुई है। उनके सबके अलग अलग होस्टिंग नहीं की हुई है। उनका जो यूआरएल है वो यूआरएल मास्किंग टेक्निक से काम में ले गया, उसके लिए एक अलग सर्वर बनाया है
उस सर्वर पर मैप किया हुआ है कि ये यूआरएल है, इस हमारा जो खुद का यूआरएल है कि डिपार्टमेंट स्लैश उस डिपार्टमेंट का जो भी कोड है, उन दोनों की आपस में मैपिंग करी हुई है। अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा तो वो कर सकता है ना, जैसे अभी हम कर ही रहे हैं, चला रहे हैं ना। जैसे अगर अभी आपको यहाँ मान लो चलाना है DIPR की पोर्टल चलानी है, जयपुर की पोर्टल चलानी है, तो आप जयपुर की चलाओगे तो चलती है। बट ये जयपुर की पोर्टल होस्ट नहीं करी हुई है, जयपुर के नाम से होस्ट नहीं करी। होस्ट तो वो एक डिपार्टमेंट के नाम से एक ही किया हुआ है, सेंट्रलाइज सिस्टम। उसी सेंट्रलाइज सिस्टम से ये डोमेन नेम ऑटो आ रहा है, मैपिंग करी हुई है। डू इट की साइट है तो एक पब्लिकली एक्सपोज तो अलग साइट है। हाँ। जो आपने देखा है वो तो डिफरेंट है। हाँ, तो जैसे डू इट डालते हैं तो हमेशा वो पब्लिक नहीं, क्योंकि अभी ये वाली साइट जब DOIT की पुरानी साइट को हम बंद कर देंगे तो फिर उस URL पर वो आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। अभी तो देखने के लिए हमने जो ये जन कल्याण पोर्टल बनाया हुआ है, इस पोर्टल में यहाँ मेन्यू में एक ऑप्शन डाला हुआ है विभाग। यहाँ ये विभाग का ऑप्शन डाला हुआ है डिपार्टमेंट्स का। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट आती है। इस लिस्ट में वो सारे डिपार्टमेंट है जिनकी पोर्टल इस सिस्टम के थ्रू जनरेट हो सकती है, या हमने जिसका मेन्यू वगैरह सेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ TAD पे क्लिक करूंगा तो TAD की वेबसाइट आ जाएगी। TAD की वेबसाइट जो अभी चल रही है वो तो अलग है, वो ये वेबसाइट नहीं है। ये वेबसाइट है जो हमारी प्रपोज्ड वेबसाइट है। इसमें जो आ रही है वो प्रपोज्ड वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे DIPR है, DIPR की पहले कोई और वेबसाइट थी, बट अब जो DIPR की वेबसाइट है वो ये है। ये भी जन कल्याण पोर्टल से आ रही है, ऑटो जनरेट हो रही है ये भी। तो इसका भी कोई मास्टर्स बना हुआ है कि ये कब एक्टिवेट होगी? मास्टर्स में कोई एंट्री है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब हम यहाँ एक सेकेंड, जो डिपार्टमेंट मास्टर का जो स्क्रीन हमने आपको सबसे पहले दिखाया था, डिपार्टमेंट मास्टर का, उस डिपार्टमेंट मास्टर के स्क्रीन में ये ऑप्शन डाला हुआ है कि वो हमारा लाइव पोर्टल है या नहीं है ना। तो यहाँ हमने एक ऑप्शन डाला हुआ है इज लाइव पोर्टल। तो जब हम उसमें यहाँ टिक कर देते हैं उसके बाद फिर वो वहां होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये इसको करने के बाद इसमें इसके जो पूरा मेन्यू कॉन्फ़िगरेशन और सारे वो भी मैं आगे उसमें बताऊंगा कि ये वाला जो पार्ट इसका कैसे बना है, वो ये डायनेमिक वेबसाइट वाला भी रखा हुआ है। अभी मैंने यहाँ तक बताया है। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट और हैं। We are planning to replace all the other websites जो departments की है वो इससे replace हो जाए। अभी सोचा तो यही है, सोचने में तो अच्छा ही सोचना चाहिए। KPI वाला आपने बताया था कि KPIs in system हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी होती है, तो उनका जो वैल्यू डालना है तो वैल्यू का वेरिफिकेशन कैसे होगा कि भाई वैल्यू इसने डाली है, सही डाली है? नहीं, देखो मास्टर तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, वो तो डेटा प्रोग्रेस डालेंगे। देखो उसमें मैंने आपको जब KPI का वाला स्क्रीन हमने इसीलिए दिखाया था कि अगर उसकी डिपार्टमेंट की कोई पोर्टल है, जिस स्कीम का पोर्टल है, सर्विस का पोर्टल, तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दो वेब सर्विस के थ्रू, तो डेटा वहां से आ जाएगा। और अगर नहीं है तो आप सिस्टम में डाल दो। दोनों प्रोविजन कर रखे हैं। और कोई कुछ पूछना है? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश किसी में भी करो। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ इसमें हमने ये वाला जो सॉफ्टवेयर है जिससे कि ये सारा जनरेट हो रहा है, इसमें आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी करो आप। ये तो क्योंकि आपका स्क्रीन है ना, वो तो यूनिकोड वाला स्क्रीन है, आप डाल सकते हो एंट्री। ये फील्ड्स, ये वाला हमने यहाँ से, ये वाला फॉर्म हमने आज ही खाली डेमो के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई ऑनलाइन फॉर्म बना रखा था, तो वहां से हमने फील्ड्स कॉपी किए। उनका कोई ऑनलाइन कुछ डेटा फिल करा रहे हैं वो, तो वहां से हम हिंदी में भी लेते हैं लोग। हाँ जनरल डिपार्टमेंट हिंदी में इंफॉर्मेशन लेते हैं। हाँ, बट अभी तो देखो ये लेबल्स तो अपने इंग्लिश में लगा रखे हैं, देखना पड़ेगा इसमें हिंदी में डाला क्या। लेबल्स हो हिंदी में या हिंदी के लेबल्स हो, ठीक है, अपन हिंदी के भी कर देंगे। अभी तो अपने शायद इंग्लिश में डाला है। फील्ड नेम हमने यहाँ अभी तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक फील्ड और डाल सकते हैं हिंदी नेम, ले लो, नोट कर लो, करेक्शन में डालेंगे। हिंदी की एक और फील्ड डालनी पड़ेगी, उससे बन जाएगा। जैसे जो भी लेबल हम लगाते हैं बाइलिंगुअल आ जाए, हिंदी में दोनों आ जाए, स्लैश करके। नहीं, वो तो आप यहाँ स्लैश करके तो लिख ही लो ना, आपको वो हिंदी की टाइपिंग पता नहीं चाहिए, टाइप हो जाएगा वो तो। हाँ वो तो ले लेगा। और जो डेटा एंट्री होगी वो भी हिंदी में सेव हो जाएगी। सपोज कुछ हिंदी में लिख रहा है, बिल्कुल 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 सेव होगा। बट ठीक है, हम यहाँ पर एक और हिंदी का भी डाल सकते हैं ऑप्शन। एक फील्ड नेम जो फील्ड लेबल जो बना रखा है वो इंग्लिश में बना रखा है, उसको फील्ड लेबल एक हिंदी में भी डाल देंगे तो फिर वो यूनिक डबल हो जाएगा। आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी सेलेक्ट करो। कुछ इन्फॉर्मेशन हिंदी इंग्लिश
हाँ नाम को हिंदी में कैसे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके ये जो सारी डेटा एंट्री करेंगे उसके उसका उसके बाद उसका वर्क फ्लो सिस्टम भी है। अगर डिपार्टमेंट के बाद जब ये सारी एप्लीकेशन जाएगी तो वो उसका उसका अप्रूवल का प्रोसेस भी है। अगर डिपार्टमेंट चाहे तो इस सिस्टम के थ्रू उसको अप्रूव कर सकता है, उसका स्टेटस चेंज कर सकता है विद इन डिपार्टमेंट। उस एप्लीकेशन को जो ऑनलाइन फॉर्म से आई है उसको यहाँ वहाँ मूव भी करा सकते हैं विद इन द डिपार्टमेंट, और फिर उसका अप्रूवल होगा और उसका स्टेटस अपन सिटीजन को भी बता सकते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क फ्लो सिस्टम बना हुआ है। रिपोर्ट्स भी होंगे ना सर? रिपोर्ट्स भी होंगे ना? रिपोर्ट भी है, बिल्कुल है ना, ये रिपोर्ट का सेक्शन बनाया हुआ है। अब इसमें ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, है ना? और रिपोर्ट हमने क्या है, इसमें डायनेमिक रिपोर्ट बनाई हुई है। जैसे मैं आपको ये हमने इसका एक रिपोर्ट का आप एक सैंपल स्क्रीन आप देख लो। इसमें हम यहाँ डेटा सोर्स डिफाइन करते हैं कि डेटा किस टेबल से आना है। अभी तो इसमें सिर्फ हमने एक ही एप्लीकेशन फॉर्म ही बना रखा है, अदरवाइज अगर मल्टीपल सोर्सेज होंगे तो हम यहाँ मल्टीपल सोर्सेज भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर सपोज जितने सारे यूजर्स हैं, अगर हमें यूजर वाइज देखना है तो हम यूजर वाइज भी देख सकते हैं, फॉर्म वाइज भी देख सकते हैं। फिर यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कॉलम में क्या चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, और रो में कौन सा डेटा चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बन जाएगी जो कि ड्रिल डाउन होगी। तो वैसा हमने ये डायनेमिक बना रखे हैं। बाकी फिक्स रिपोर्ट्स तो इसमें सारी हैं। फिक्स के अलावा हमने इस तरह की भी रिपोर्ट बना रखी है। आप किसी भी तरह की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ड्रिल डाउन निकालना चाहो तो सिस्टम से मिल सकती है। तो ये यहां तक बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो आगे का जो है, अभी आपने पूछा, अब हमने इसमें जो डिस्ट्रिक्ट की और डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट जनरेट होंगी वो कैसे जनरेट होंगी, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके लिए डायनेमिक वेबसाइट्स का ऑप्शन दिया हुआ है सिस्टम में। अगर हम यहाँ इसमें देखते हैं, जो सपोज ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट एक ओपन करी हुई है, इसमें बाकी सारे मेन्यू ऑप्शंस यहाँ नहीं आ रहे। तो हमने मेन्यू ऑप्शंस को, ये जो सारी चीजें, ये डिफरेंट सेक्शन है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, स्कीम वाला सेक्शन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको चाहिए, प्रोग्राम वाला चाहिए, वर्क प्रोजेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, आप खुद डिफाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई नई कैटेगरी बनानी है, कोई नया सेक्शन बनाना है, तो वो नया सेक्शन और नई कैटेगरी भी आप खुद बना सकते हो सिस्टम में। सिस्टम में इस तरह का प्रोविजन किया हुआ है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जयपुर का है, अब इन्होंने यहाँ ये सारी कैटेगरी ये होम पेज पे इन्होंने बनाई है, ये डिपार्टमेंट खुद बना सकता है अपने लेवल पे। कितनी भी कैटेगरी अगर उसे डिपार्टमेंट को होम पेज पे बनानी है तो डिपार्टमेंट खुद क्रिएट कर सकता है, उसकी सब कैटेगरी बनानी है वो क्रिएट कर सकता है। जैसे ये प्रेस रिलीज में एज ए ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो आपको एज ए ट्रांजेक्शन होम पेज पे दिखाना है तो भी डिपार्टमेंट चाहे तो दिखा सकता है। तो वो सारे ऑप्शन हमने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिस्टम में डाले हुए हैं। और इसका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स। डिपार्टमेंटल वेबसाइट में हमने सबसे पहले तो मेन्यू क्लासिफिकेशन है, आप मेन्यूज डिफाइन कर दो आपके कौन कौन से मेन्यू होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ एग्रीकल्चर का ही देखा, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ये सारे मेन मेन्यू ऑप्शंस बने हुए हैं। उसमें उसका डिस्प्ले ऑर्डर डाला हुआ है कि किस डिस्प्ले ऑर्डर में आपको सीक्वेंस चेंज करनी है, आगे पीछे करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये है मेन्यू का मेन मेन्यू बनाने का ऑप्शन। उसके बाद इसमें ये सब मेन्यू बनाने का ऑप्शन है, यहां से हम उसके सब मेन्यूज डिफाइन कर सकते हैं। सब मेन्यू डिफाइन करने से पहले मैं एक और आपको इसमें बताऊं, जो वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपने किसी मेन्यू पे क्लिक किया तो क्या होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पेज टाइप डिफाइन किए हुए हैं। हमने मोर देन 38-37 शायद इसमें पेज टाइप्स डिफाइन किए हुए हैं कि आपका पेज कैसा दिखना चाहिए। तो आप इसमें क्लिक करके देख सकते हो, अगर आपको ऐसे पेज की रिक्वायरमेंट है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करो, ये वाला पेज टाइप सेलेक्ट करो। अगर आपको ऐसा पेज चाहिए तो आपको ये वाला पेज टाइप सेलेक्ट करना है। तो आपको इस तरह का अगर आपको पेज देखना है तो आपको ये वाला पेज टाइप सेलेक्ट करना है। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का पेज देखना है। उसके अकॉर्डिंग ने इसके 38 डिफरेंट ऑप्शंस बना रखे हैं। तो आप 38 में से कोई सा भी पेज टाइप आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट में जब वो मेन्यू पे से ऑप्शन पे क्लिक होगा तो उसी तरह का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह का पेज देखना है, आप यहाँ से पेज टाइप ऐसे सेलेक्ट कर लो तो आपको ऐसा पेज आएगा। तो ये हमने और ये डायनेमिक है, हम जितने मर्जी पेज टाइप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। पेज टाइप डिफाइन करने के लिए डेवलपर की एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पेज टाइप एक बार क्रिएट भी करना पड़ेगा। डिफाइन करना तो ईजी है, बट उसके पीछे की कोडिंग के एफर्ट्स भी हैं, वो आप सब समझते हैं। बट फिलहाल इसमें 38 तरह के पेज टाइप डिफाइन किए हुए हैं। फिर एक इसमें ये सेक्शन मास्टर है,
कि आप डिपार्टमेंट अपने अपने सेक्शंस की मैपिंग कर सकता है कि हमें कौन कौन से सेक्शन वेबसाइट पे विजिबल करने हैं. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये डिसाइड करता है कि हमें ये पर्टिकुलर सेक्शन, स्कीम वाला सेक्शन नहीं चाहिए, तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक इनएक्टिव करेंगे तो ये स्कीम वाला सेक्शन वेबसाइट पे से डिसअपियर हो जाएगा. और अगर इसमें डिस्प्ले ऑर्डर दिया हुआ है ऊपर नीचे करने के लिए, आप डिस्प्ले ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहाँ वेबसाइट पे डिस्प्ले होते हैं, आप ऊपर नीचे मूव करा सकते हो, सेक्शन को हटा सकते हो या ऐड कर सकते हो. तो इसमें हमने काफ़ी सारे सेक्शंस बना रखे हैं. तो डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सारे सेक्शन में से सेक्शंस को यूज़ कर सकता है. ये हमने लगभग 20 सेक्शंस बना रखे हैं. जो डिपार्टमेंट जिस सेक्शन को उसकी रिक्वायरमेंट है उसको यूज़ कर सकता है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए. तो ये सेक्शंस है इस तरह से. और फिर इसके बाद क्या इसका ये मेन्यू क्लासिफिकेशन है कि मेन्यू बनाते समय हमें किस किस चीज़ को ध्यान रखना है जिससे कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट में वो मेन्यू आएगा और किस तरह के पेज टाइप में वो ओपन होगा. डिपार्टमेंट मेन्यू में सपोज हम सिर्फ अबाउट वाला ही देखते हैं कि अबाउट वाले के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है वो यहाँ दिखा दे रहा है कि अबाउट में ये आपने 4 ऑप्शंस डाले हुए हैं. अगर हम किसी ऑप्शन को एडिट करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन है पूरे सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स बनाने के लिए. इसमें यहाँ हम ये बताते हैं कि हमारे जितने ट्रांजेक्शन स्क्रीन्स हैं उसको हमने इतने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है कि आपको कोई मेन्यू ऑप्शन CMIS के मॉड्यूल का चाहिए क्या, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो CMIS मॉड्यूल में मुझे बजट अनाउंसमेंट हमारे मेन्यू में चाहिए, तो वहाँ पर बजट अनाउंसमेंट आ जाएगा. जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट पे, यहाँ ये मेन्यू में बना हुआ था बजट अनाउंसमेंट. तो अगर आपको वो मेन्यू चाहिए तो आप सिर्फ यहाँ से CMIS मॉड्यूल एंड बजट अनाउंसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो. इसी तरह से बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं. और बाकी इसी तरह से ये डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपको कॉन्टैक्ट कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी चाहिए. आपको सिर्फ ब्लड बैंक दिखाना है तो आप ब्लड बैंक दिखाओ, तो ब्लड बैंक का मेन्यू ऑप्शन बन जाएगा और ब्लड बैंक में जो डेटा आपने डाला है वो सारा यहाँ विजिबल हो जाएगा. तो ये सारे हमारे डेटा एंट्री के जो स्क्रीन्स हैं उनको सबको यहाँ क्लासीफाई किया हुआ. आपको डायनेमिक फॉर्म चाहिए तो डायनेमिक फॉर्म हम जितने भी क्रिएट करेंगे वो यहाँ आ जाते हैं. ये नॉमिनेशन फॉर्म, अगर मैंने यहाँ ये नॉमिनेशन फॉर्म किया तो जब भी मैं इस मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो नॉमिनेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे अभी हमने आपको दिखाया था डेमो करके. तो ये सिर्फ बहुत इजी सा टास्क है यहाँ से मेन्यू बनाना. आप उसका इंग्लिश नेम, हिंदी नेम डिस्प्ले कर दो. विद इन दैट मेन्यू वो उसको आपको डिस्प्ले ऑर्डर आप सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे भी मेन्यूज को कर सकते हो. उसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, ऑप्शन है सब मेन्यू टाइप, जिसके थ्रू डिपार्टमेंट के पास ये ऑप्शन है कि कोई भी कैटेगरी, कोई सब कैटेगरी या कोई ट्रांजेक्शन एज ए सेक्शन वो खुद क्रिएट कर सकते हैं. तो हमने क्रिएट किया डिस्प्ले कैटेगरी ऑन होम पेज. तो ये जो पर्टिकुलर मेन्यू ऑप्शन है उसकी कैटेगरी वाइज वहाँ होम पेज पे आ जाएगा और कैटेगरी पे क्लिक करके उसका डेटा भी आने लगेगा. तो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं. आपको ट्रांजेक्शन्स दिखानी है होम पेज पे या उसको सिर्फ मेन्यू में ही रखना है. जब हम यहाँ ये मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास 4 तरह के ऑप्शन है. आपने डेटा सॉफ्टवेयर में एंटर किया हुआ है या उसका कोई सब मेन्यू ऑप्शन है आप स्पेसिफाई कर सकते हो, या उसके लिए आपने कोई PDF फाइल अपलोड करनी है तो आप यहीं से PDF फाइल अपलोड कर दो, उस मेन्यू के क्लिक में वो PDF फाइल ओपन हो जाएगी. तो उसके लिए आपको डेटा एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. या वो जो पर्टिकुलर आपका ऑप्शन है उसमें आपको किसी URL पे रीडायरेक्ट करना है तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो. तो ये हमने यहाँ ये दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं. इसके बाद यहाँ हमारे पास पेज टाइप का ऑप्शन है. अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये सपोज जनरल एंट्री का हमने कैटेगरी सेलेक्ट करी, तो जनरल एंट्री कैटेगरी के लिए हमने इतने सारे पेज टाइप बना रखे हैं कि आपको इमेज और PDF चाहिए, ऑडियो जिंगल चाहिए. जैसे मैंने सपोज इमेज एंड इस पर क्लिक किया तो ये नीचे दिखा देता है कि ये पेज टाइप किस तरह का है और ये कैसा विजिबल होगा. तो आप देख सकते हो कि आपको ये पेज टाइप चाहिए क्या, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो अपना पेज टाइप और आपका मेन्यू बन जाएगा सिस्टम में. इसके बाद इस मेन्यू इसी स्क्रीन पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इज डेटा फ्रॉम पेरेंट डिपार्टमेंट. इस ऑप्शन का मतलब ये है कि जब हम यहाँ मेन्यू पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, अब पुलिस डिपार्टमेंट के 42 SP ऑफिसेज की भी वेब पोर्टल्स हैं. तो कोई है जैसे पुलिस का जो सिंबल है, पुलिस के जो रूल्स हैं या पुलिस के कुछ और ऐसी चीजें जो सारे 42 डिपार्टमेंट्स में कॉमन है, तो उनकी हर डिपार्टमेंट को एंट्री करने की जरूरत नहीं है. वो अगर मेन एक पेरेंट डिपार्टमेंट ने एंट्री कर दी तो उस मेन्यू में जब हम क्लिक करेंगे, उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो उसके मेन पेरेंट डिपार्टमेंट से डेटा वो पिक करके वहां ले आएगा. तो सारी वेबसाइट पे वो डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पॉलिसी है,
अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी को हमें हॉर्टिकल्चर में भी दिखाना है, किसी और जगह भी दिखाना है, या एग्रीकल्चर के बाकी और जो 13 डिपार्टमेंट उन पे भी दिखाना है, तो आप उस केस में उसको हम मेन्यू बनाते समय हम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसका जो डेटा है वो इसके पेरेंट डिपार्टमेंट से आएगा। सिर्फ यहाँ ये एक टिक करने के बाद वो उस मेन्यू का जो सारा का सारा डेटा है वो उसके पेरेंट डिपार्टमेंट से आने लगेगा, उस डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो ये एक और इसमें ऑप्शन डाला हुआ है ताकि जो डेटा एंट्री का वर्क है उसको मिनिमाइज किया जा सके। मेन्यू में, एक पर्टिकुलर मेन्यू में, क्योंकि जैसे ये कई सारी रिक्वायरमेंट हमें पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा बहुत सारी जगह में, जैसे डाइट है फॉर एग्जांपल, तो डाइट में भी ऐसे ही आपने एक डाइट में डाला तो वो सारी डाइट्स पे उसी मेन्यू में वही कंटेंट आने चाहिए, बट उसकी वेबसाइट तो अलग है। तो वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि इस डेटा फ्रॉम पेरेंट डिपार्टमेंट। इसका एक और ऑप्शन भी है, पेरेंट्स से फेच करना और उसके ऊपर भी डालना होगा। बिल्कुल। अब आप इसमें, हाँ बिल्कुल, जो आप ये पूछ रहे हैं, मैं आपको डिपार्टमेंट मास्टर को अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ, क्योंकि जब सबसे पहले डिपार्टमेंट मास्टर बताया था तो उस समय मैंने ये ऑप्शन स्किप कर दिया था। अब आपको थोड़ा सा उसमें क्लियर हो जाएगा। ये हमारा डिपार्टमेंट मास्टर है। इसमें अगर हमने इस डिपार्टमेंट पे क्लिक किया तो इसमें यहां नीचे ये पूछता है कि मास्टर डेटा सोर्स, कि अगर इस डिपार्टमेंट का मास्टर डेटा सोर्स क्या है। जब हमने वहां पेरेंट में टिक किया, फॉर एग्जांपल हमने वहां सीड कॉर्पोरेशन का एक मेन्यू ऑप्शन बनाया, उसमें हमने टिक कर दिया कि इस डेटा फ्रॉम पेरेंट डिपार्टमेंट, लेकिन वो पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है वो हम यहां से बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर सीड्स कॉर्पोरेशन का पेरेंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो हम यहां स्पेसिफाई कर देंगे सीड कॉर्पोरेशन में। और हमें उसमें सीड कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे, जैसे ये हम यहाँ वेबसाइट देख रहे हैं, ये मान लो आर्ट एंड कल्चर में एक और बना हुआ है एडमिन डिपार्टमेंट अपडेट्स। ये एडमिन डिपार्टमेंट अपडेट का मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई भी ऑर्डर या सर्कुलर डाला तो वो सीड कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे भी दिखना चाहिए, सीड सर्टिफिकेशन पे भी दिखना चाहिए, हॉर्टिकल्चर पे भी दिखना चाहिए। तो वो ऑप्शन हम यहाँ से सेट करने का हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से सेट कर लो कि किस किस डिपार्टमेंट पे आप किस डिपार्टमेंट के अपडेट आपको आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चाहिए। तो ये सारा सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, बशर्ते सिर्फ मास्टर्स डेटा इसमें प्रॉपरली फिट हो। तो एडमिन डिपार्टमेंट में अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एसएमएस मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट है, तो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर कोई भी डेटा डालता है, कोई भी ऑर्डर डालता है, तो वो मेडिकल की सारे मेडिकल कॉलेजेस में दिखना चाहिए। तो वो यहाँ से सेट करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन वाला डेटा उनकी वेबसाइट पे विजिबल हो जाएगा। तो ये पोर्टल पे हमने ये इस तरह का भी ऑप्शन बनाया हुआ है कि एडमिन डिपार्टमेंट अपडेट। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होता है कि अगर मान लो राजस्थान पुलिस से कोई एक डेटा डल गया तो वो सारे एसपी ऑफिसेज के वेबसाइट पे तो आना ही चाहिए, तो उसके लिए ये प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा इसमें ये और एक और बताया, क्योंकि अब बजट अनाउंसमेंट, सीएम अनाउंसमेंट हर डिपार्टमेंट की नहीं होती, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट अगर मेडिकल एजुकेशन की है तो, लेकिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तो कोई बजट अनाउंसमेंट नहीं है या कोई और कैबिनेट डिसीजन नहीं है, वो तो मेडिकल एजुकेशन का ही होगा। तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसके जो सीएमआईएस है, सीएमआईएस का डेटा का सोर्स क्या है, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट का मेन्यू ऑप्शन तो एसएमएस की वेबसाइट पे भी है, या एसपी ऑफिस जयपुर है उसकी वेबसाइट पर भी है बजट अनाउंसमेंट, लेकिन वहां पर जब बजट अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे तो उस जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का जो बजट अनाउंसमेंट है वो वहां पर विजिबल होगा। तो उसका भी हमने यहाँ प्रोविजन किया है कि आपको आपकी वेबसाइट पे किस डिपार्टमेंट का सीएमआईएस का डेटा सोर्स क्या है, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट सभी डिपार्टमेंट्स की नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट मास्टर में ऑप्शन दिया हुआ था। तो इस तरह से हम यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स के मेन्यू स्ट्रक्चर यहां से क्रिएट कर सकते हैं।
जन घोषणा पत्र, बजट अनाउंसमेंट, कैबिनेट डिसीजन, ये सारे कितने हैं, उन सारे डिपार्टमेंट के जो उस सेक्टर में है वो सारे एक साथ यहाँ विजिबल हो जाते हैं। और उस पर यहाँ क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो इसी तरह से जो ये पॉपअप आ रहा था उस तरह से पॉपअप में बाइफ्रिकेट होके आ जाएंगे कितने कितने हैं। तो वो यहाँ ये वाला अभी टास्क चल रहा है इसलिए यहाँ इसमें नहीं आया। उसके अलावा उस सारे सेक्टर के कितने अचीवमेंट्स है और कितने न्यू इनिशिएटिव्स है वो सारे भी यहाँ सेक्टोरल पोर्टल पे विजिबल होंगे। उसके अलावा अगर सारे डिपार्टमेंट के नाम, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद उस सेक्टर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे चला जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट आपको सेक्टोरल पोर्टल में हमने यहाँ डिफरेंट सेक्शंस, डायनेमिक सेक्शन बना रखे हैं। अगर कोई सेक्टोरल पोर्टल में अपने सेक्शन बनाना चाहेगा तो वो यहाँ सेक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है। तो हम किसी सेक्शन को हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो डायनेमिक सिस्टम है। तो जो हमने सबसे पहले स्क्रीन दिखाया था वो इस पर्पज से था कि जब ये डिपार्टमेंट को हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको आपके सेक्टोरल पोर्टल में क्या रखना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। जब जन कल्याण पोर्टल में यहाँ हमने डाला डिपार्टमेंट वेबसाइट डिटेल, तो अब इसमें यहाँ हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेक्टोरल इंफॉर्मेशन। उस सेक्टोरल इंफॉर्मेशन का मतलब ये था कि अगर हम उस डिपार्टमेंट की सेक्टोरल पोर्टल बनाएंगे तो उसकी क्या इमेज होगी, क्या डिस्क्रिप्शन होगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कौन से यूआरएल पे जाएगा। तो ये इसका मतलब ये था कि हम इस डिपार्टमेंट को सेक्टोरल पोर्टल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और किसी भी डिपार्टमेंट को सेक्टोरल पोर्टल में इंक्लूड करना बहुत ही इजी टास्क है। सिस्टम में हमारे अपने पास ऑप्शन है कि आप किसी डिपार्टमेंट को सेक्टोरल पोर्टल में इंक्लूड करना चाहते हो आप इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करना चाहते हो एक्सक्लूड कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ ये पोर्टल आ रहा है, इसमें ये इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है या ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये आ रहा है। अगर हमें आज लगता है कि नहीं मुझे इसको हॉर्टिकल्चर, इसको हमें इंडस्ट्रीज पोर्टल में डालना है, तो आप यहाँ से सेक्टोरल पोर्टल में जाके उसको यहाँ से हम सेक्टोरल पोर्टल आर्ट एंड कल्चर में डाल दूंगा तो आज के बाद ये वाला डिपार्टमेंट आर्ट एंड कल्चर के सेक्टोरल पोर्टल में चला जाएगा। पूरा डेटा सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा उसका। तो ये बिल्कुल सिंगल एक क्लिक में आप उसको किसी भी एक सेक्टोरल पोर्टल में मूव भी करा सकते हो, हटा भी सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो कि वो सेक्टोरल पोर्टल में हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारा सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा ये जो पॉइंट लिखा था डायनेमिक वेबसाइट, सेक्टोरल पोर्टल्स, पेज क्लासिफिकेशन, ये हमने सब बताया। इसी तरह से हमने स्कीम्स का भी पोर्टल नया बनाया है जिसमें कि राजस्थान गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स अवेलेबल है। अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारा सब कुछ जन कल्याण से ही बन रहा है, इसके लिए कोई नया पोर्टल नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ उसी डेटा को अलग अलग तरह से दिखाया हुआ है। अब अगर हम यहाँ सेक्टर पोर्टल डालेंगे तो आप उसको बेनिफिशियरी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं, फ्लैगशिप स्कीम वाइज भी देख सकते हैं और किसी स्कीम को सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे उस तरह से आ जाएगा कि ये विभाग वाइज अगर हमें देखना है तो ये विभाग वाइज सारी स्कीम्स हैं। अगर हमें यहाँ बेनिफिशियरी कैटेगरी वाइज देखना है तो बेनिफिशियरी कैटेगरी वाइज सारी स्कीम्स आ जाएंगी और इन पे सब पे क्लिक करने के बाद उसका पूरा डेटा भी आएगा। आप सर्च कर सकते हो कौन कौन सी स्कीम है और एक स्कीम पे क्लिक करके वो किस तरह की स्कीम है उसका पूरा डेटा यहाँ विजिबल होगा, जितना भी डेटा जन कल्याण में डाला जाएगा। तो इस तरह से हमने डिफरेंट पोर्टल्स और सिस्टम के थ्रू जनरेट करने का हमारा प्रोसेस चल रहा है कि हम सेक्टोरल पोर्टल्स भी बना सकते हैं। ये स्कीम्स का पोर्टल है, इसमें 472 स्कीम्स चली हुई हैं। उन स्कीम्स को आप डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, बेनिफिशियरी कैटेगरी वाइज किसी भी तरह से सर्च कर सकते हो और उसमें उसके बेनिफिशियरीज का डेटा भी आ जाएगा। इसी तरह से हमारे सिस्टम में मोर देन 800 सर्विसेज डली हुई हैं। उस सर्विसेज डली हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक सर्विसेज का पोर्टल भी बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सर्विसेज है कि जिस भी डिपार्टमेंट है, विभाग के द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही है, वो ऑनलाइन सर्विस है, ऑफलाइन सर्विसेज है, उसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं, उसके क्या क्या, उसके लिए अटैचमेंट्स अपलोड करने का अटैचमेंट सिस्टम में डाल सकता है जो कि उस स्कीम सर्विस के लिए रिक्वायर्ड है। वो सारी चीजें आप सिस्टम में डाल सकते हो। ऑनलाइन कौन कौन सी है, ऐसे तो पोर्टल के थ्रू कौन कौन सी है, ई मित्र पोर्टल के थ्रू कौन कौन सी है। तो सारे राजस्थान की मोर देन 800 सर्विसेज का कंपाइलेशन इसमें किया हुआ है। तो ये जन कल्याण के बारे में तो यही सारी इंफॉर्मेशन है। अब जो ये पूरा अपना जो सेल बना है मॉनिटरिंग के लिए, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिपार्टमेंट्स इस सिस्टम को अपडेट नहीं कर रहे हैं। काफी सारे डिपार्टमेंट अपडेट कर रहे हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट अपडेट नहीं कर रहे। तो लास्ट जो अभी
चीफ सेक्रेटरी मैडम के लेवल पे रिव्यू मीटिंग हुई थी और उस रिव्यू मीटिंग में ये 16 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे। ये सारे ऑप्शंस हमने आपको सिस्टम में बताए कि एडवर्टाइजमेंट का पॉपअप आता है, साइड बार और है जो यहाँ ये जो साइड बार आपको दिख रही है वेबसाइट चलाने पे, ये जो साइड में बार आ रही है ये बार, ये साइड बार हर वेबसाइट पर विजिबल होनी चाहिए। तो वो यहाँ इस लेटर में ये लिखा हुआ मेंशन किया हुआ था कि पॉपअप हर वेबसाइट पे आना चाहिए, वेबसाइट साइड बार हमेशा हर वेबसाइट हर पोर्टल पे आनी चाहिए, एसएसओ पोर्टल या कोई भी पोर्टल हो सभी पोर्टल्स पे ये साइड बार आनी चाहिए, पॉपअप आना चाहिए, स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस आना चाहिए, सर्विसेज के बारे में सारी डिटेल आनी चाहिए, डिपार्टमेंटल अचीवमेंट्स आने चाहिए, प्रोजेक्ट्स जितने हैं सारे ऑनगोइंग कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कितने हैं वो आने चाहिए। इसमें कंपाइलेशन भी किया हुआ है कि मोबाइल ऐप, इसमें मोर देन 170 मोबाइल ऐप्स का भी कलेक्शन किया गया है कि राजस्थान गवर्नमेंट की मोर देन 170 मोबाइल ऐप्स हैं। तो यहाँ अगर हम मेन्यू में जाएंगे ऑप्शन, इसमें एक ई कनेक्शन का ऑप्शन है वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स। अगर हम मोबाइल ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाएगा कितनी मोबाइल ऐप्स राजस्थान गवर्नमेंट की बनी हुई है। इसमें मोर देन 170 मोबाइल ऐप्स सिस्टम में एंटर्ड है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट की और भी मोबाइल ऐप है या वेबसाइट है या पोर्टल्स है, उनका सबका भी कंपाइलेशन इसमें प्रॉपर हो सके, ये CMIS की कंप्लाइंसेस हमने बताया था। इसी तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस, सक्सेस स्टोरी, अवार्ड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपडेट की जा सके, MOU कितने हुए हैं डिपार्टमेंट के वो भी अपडेट हो सके। तो इसकी इन सबकी मॉनिटरिंग के लिए ये ऑर्डर निकला है कि हम लोग डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करें और अपडेट करें।